उसके अलावा जर्नल कनेक्टिव टिश्यू, और जो है फिर स्पेशलाइज में कार्टिलेज और बोन। मैं आपको इस वाले में और अगले हफ्ते में मैं आई फिनिश अप द बोन प्लस आई आल्सो विजिट। और उसके अलावा डॉक्टर अतिया विल बी टेकिंग योर कार्टिलेज, क्योंकि जनरल एनाटमी हम आप इस हफ्ते भी और अगले हफ्ते नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आपको डॉक्टर अतिया विल बी टीचिंग कार्टिलेज आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जनरल एनाटमी इतना था नहीं, तो वो ज़्यादातर इट्स मोर लाइक अ हिस्टोलॉजी। तो शील टेक योर हिस्टोलॉजी दिस वीक, एंड आपके साथ साथ मैं इधर से बोन्स पढ़ाऊंगी, इधर से वो कार्टिलेज पढ़ाएंगी। और नेक्स्ट वीक हम चाह रहे हैं कि इस वीक में मैक्सिमम आप बेटे कंसंट्रेशन रखो, और जो नेक्स्ट वीक है वील डू द रिविजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी कि उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री भी सारी रिवाइज करा दें आपके साथ, जनरल एनाटमी भी, एम्ब्रोलॉजी भी और ग्रॉस एनाटमी भी। सो बी वेरी अटेंटिव, डोंट मिस एनी ऑफ क्लासेस, एंड मेक श्योर इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इट डाउन, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इनमें, ठीक है। एंड आई रियली वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड बी पासिंग दिस थिंग। अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, और सॉरी टू से एज यूजुअल एनाटमी में मैं आपको बार बार ये कहती हूँ, आप बार बार मुझसे मांगते हो कि जी हमें लीनेंसी दें, वो करें। वी आर नॉट हियर टू टॉर्चर यू बेटा, हमारा मकसद है आपको पढ़ा के, और यही नहीं कि पढ़ा के नॉलेजेबल बनाना, बट नथिंग टू डू विद कि आपकी सप्ली याद है। सप्ली कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर वाई टू फेल व्हेन यू आर रेडी टू टेक द ब्रंट। तो उसको अच्छी तरह से उठाओ बेटा। और एनाटमी सबसे मुश्किल इस लिहाज से है, ये नहीं कि वो मुश्किल है, इसमें सब्जेक्ट्स बहुत हैं। यानी कि मैं ये नहीं कर सकती कि एक चैप्टर शुरू करूँ, उसको छोटा या बड़ा करूँ। एम्ब्रोलॉजी एम्ब्रोलॉजी है, हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी है, एंड लाइक दैट लाइकवाइज यू हैव योर ग्रॉस एनाटमी एंड जनरल एनाटमी। सो प्लीज़ प्लीज़ बी मोर अटेंटिव। ये नहीं कहूँगी कि आप बेटे फिजियोलॉजी ना पढ़ना, बायोकेमिस्ट्री, यू हैव टू पास ऑल टुगेदर ऑल थ्री सब्जेक्ट इन वन गो। आप लोग जो आए हो बेटे किसी सिफारिश से नहीं आए, किसी कोई प्रॉब्लम से नहीं आए, आप अपने मेरिट पर आए हो। और जब मेरिट पर आया तो सप्ली लेने का कोई तुक नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज देन यू बिकम मोर रिलैक्स्ड कि आप तो मेडिकल कॉलेज में आप डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो प्लीज दिस लेआउट, जो आपका जो ले बैक, जो आपका जो एटीट्यूड है, दैट विल कॉज यू ओनली प्रॉब्लम। सो ऐसे ही डेस्परेशन से पढ़ें, डेस्परेशन शौक से पढ़ें। और शौक के अंदर भी क्या है, आपको उठ के बैठना पड़ता है। इनाटमी लेट के नहीं पढ़ा जा सकता, इनाटमी को ऐसे हाथ में पकड़े चला नहीं जा सकता। इसको जब बैठो तो आपके इर्द गिर्द किताबें हों, आपके इर्द गिर्द जो है मॉडल्स हों, चीज़ें हों, आप जितनी वीडियो दे सकते हो देखो। लॉट ऑफ गुड यूट्यूब पे आपके वहाँ पर है, और हम भी साथ साथ आपको कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ दिखाएं। प्लीज़ ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग, ये आपके भले के लिए है। बाद में जो फेल होके रोना है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी दो दे देंगे और एक नहीं देंगे, तो बेटे हुआ क्या, ऐसे कॉन्सेप्ट से कई साल चल रहे हैं। और क्या है कि 41 42 सप्लीज है इनाटमी में, ये आ रहा है, ट्रेडिशन बन के आ रही है। उसके बाद मेरा ख्याल है फिजियोलॉजी 30 करके कुछ है, और फिर 8 to 10 मेरा ख्याल है, आई एम नॉट वेरी एग्जैक्टली श्योर, मगर इससे ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में नहीं है। सो पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पास का मतलब ये है कि तीनों चारों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। और मैं ये नहीं कह सकती कोई चीज़ कम या है, यू हैव टू पास एज अ होल। यू कांट हैव कि एक सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप अपने पेरेंट्स को बता कर आए हो कि हम एक में ये करेंगे, दूसरे सारी उम्र का एक टैग ले लेंगे कि जी हमारी सप्ली भी आई थी। बात नहीं है, मगर क्यों आए, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई कैसा एपिसोड हो जाता है, देन दैट इज द लिमिट। उसके अंदर भी बहादुर लोग जो रेगुलर होते हैं वो कभी फेल नहीं होते, आई कैन टेल यू दैट। ठीक है। सो एक छोटी सी एडवाइस ये नहीं है, बल्कि बहुत ही इस रिजल्ट के अंदर ऑफ कोर्स वी गॉट द सेकंड पोजीशन। हमारे स्टूडेंट शी वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छी। मगर बेटे बिलीव मी, जिनको जिस टीचर उस बच्ची को पढ़ाया और वो बच्ची ने टॉप किया, उसी टीचर बाकी सारी क्लास को पढ़ाया। तो हम ये कैसे कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई और ये कुछ भी नहीं थे। ऐसे नहीं हो सकता कि 41 बच्चा 42 बच्चा फेल हो जाए में। इसी तरह कोई 30 और कोई 10 8 9 पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर ये रिजल्ट है सेकेंड ईयर का, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर सो मेनी इयर्स। सो व्हाई,
इट्स ओनली बिकॉज़ यू टेक इट कि ये मुश्किल है तो इसीलिए मैं कहती हूँ 2-2 टेस्ट लिया करो हमारे से। अब जो वो सप्ली वाले बच्चे आएँगे, अब कहेंगे डॉक्टर साहब इसको क्रैश कोर्स कराएँ। क्रैश कोर्स क्या कराऊँ भई? अब जो मैंने टेस्ट देने, पहले जब मैं कह रही होती थी कि बच्चा आप लोग टेस्ट ले, तो तब आप लोग कहते हम तो थक जाते हैं। बेटे, डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट्स नॉट ईज़ी एट ऑल। सो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आज से ट्रेनिंग नहीं होगी तो आगे जाके व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, गोइंग टू बी a husband, a wife, or a mother, or a father, taking care of your parents, taking care of your kids, and doing all that work with all your studies, you think you'll be able to cope at that time? फिर क्या करोगे? फिर किसके साथ जाके सपलियां लड़काओगे? तो ये ट्रेनिंग आपको ऐसे पैगम्बरी नहीं मिल जाती बेटा। ऐसे नहीं, ऐसे आपको चीज़ें मिल जाती। यू पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यू बीन सिलेक्टेड फॉर दैट। सो जैसे सोल्जर को तैयार किया जाता है, वैसे डॉक्टर को तैयार किया जाता है। वो सारी उम्र सैक्रिफाइस करेगा। आज तक आप कितने बजे उठते हो? मैं अपने लेक्चर के लिए कम से कम 2 घंटे पहले उठ जाती हूँ। फिर मैं इसको, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल ऑल टुगेदर अब डिफरेंट है, क्योंकि मैंने एनाटॉमी टोटली ऑन दिस लाइन पढ़ाना है। तो मुझे इतनी ही एफर्ट करनी पड़ती है कि मुझे कम से कम 3-4 घंटे अपने अपने सारे के सारे लेक्चर्स को रिवाइज़ करना है। इसको कैसे मैं पैलेटेबल बना लूँ, कैसे बच्चों को करूँ। बट इफ यू कांट हेल्प मी, देन आई एम लॉस्ट, ऑल ऑफ द टीचर्स आर लॉस्ट। एनाटॉमी तो ये देखने की चीज़ है। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कुछ हद तक आप इमेजिन कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते बेटा। तो जो कुछ आपको दे रहे हैं, पुटिंग एक्स्ट्रा, अगर आपको मुश्किल है, हमें उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मगर मुझे ये नहीं है कि मेरे लिए मुश्किल है, इट इज़ माय चैलेंज। मैं आपको नहीं कह रही कि आप में से, मगर आई वुड रियली लाइक कि ऑल ऑफ यू शुड बी विद अस। जो हम तुम्हें एक्टिविटी बता रहे हैं, पहले 8 से 3 बजे तक होते थे। 1 घंटा पहले निकलते थे, 1 घंटा बाद घर में पहुँचते थे। तो समझ लो कि 7 बजे से लेके 4 बजे तक आप ऑन रोड्स होते थे। सो यू आर सेविंग 2 आवर्स। सो ठीक है, दिस इज़ अ डिफिकल्ट टाइम, बट प्लीज़, प्लीज़, you have to help us with that, and I'm going to, we are all going to help you. So ye 40 subsidies is like, it's huge. I just can't imagine कि वही बच्चे क्यों, अगर फिजियोलॉजी में कर सकते हैं, बायोस में, तो सब भी करें। क्योंकि ये कह के नहीं आ पाया था कि एफएससी में हम आधा सब्जेक्ट कर लेंगे अभी और आधा सब्जेक्ट बाद में लेंगे, या मैट्रिक में भी आधा आधा कर लेंगे। ये कैसे कि इसको ऐसे करना है? जो मुश्किल है उसको ज्यादा लगता है टाइम। मैं नहीं कह रही आपने इसको कैसे मैनेज करना है, बट डू इट। यू हैव टू डू इट। ये हम सब इसमें से, इस ग्राइंडिंग में से गुजरे हैं। रोज सुबह एक होती है, यहाँ तो 1 हफ्ते का टेस्ट है ना। आई डोंट नो, हमारी ट्रेडिशंस और मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जहाँ से मैं पढ़ा कर आई हूँ, 1 हफ्ते में 2 टेस्ट होना कोई मसला नहीं होता था। बिकॉज़ इतना लिखवाते थे, इतना टेस्ट कराते थे कि वो कहती थी कि डॉक्टर साहब हमें पीनट्स लगता है जब हम वहाँ जाते हैं, कि हमने प्रैक्टिस कराई होती थी। बेटे, चेक तो हमने करना है, बनाना हमने है, पढ़ाना हमने है, आपने भी करना है। मगर आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो बेटा। इफ वी आर, यू आर नॉट गोइंग टू बी विद अस, देन यू आर लॉस्ट, एंड दैट्स नॉट पेनफुल यू ओनली, दिस इज़ पेनफुल फॉर अस एंड फॉर योर पेरेंट्स। ठीक है? सो थोड़ी-सी बात करना तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। आई डोंट इवन वांट वन सिंगल सप्ली। ये नहीं कि एनाटॉमी, बल्कि किसी सब्जेक्ट में भी नहीं, ना बायो में ना उसमें। कुछ चीज़ें हल्की हैं, ज़्यादा हैं, ये कोर्स ही ज़्यादा है, ये 4 सब सब्जेक्ट्स हैं। जनरल एनाटॉमी पढ़नी है, जनरल स्टोरेज पढ़नी है, जनरल एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, ग्रॉस पढ़नी है। मगर रेगुलर हो जाओ, शाबाश। देयर आर सम स्टूडेंट्स बहुत अच्छी हैं, जो मुझे उसी वक़्त कहती है, डॉक्टर साहब आज हमने ये पढ़ा था, ज़रा हमें बताएँ इस ये आपने कहाँ से पढ़ाया था? एंड बिलीव मी, इट्स लाइक आई फील सो हैप्पी विद दैट। आई एम सो हैप्पी कि इस बच्चे ने कुछ समझा था शायद। सो क्रॉस एग्जामिन, हमारे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, हमसे पूछो, एंड बी विद अस, एंड गिव अ रिकॉर्ड टू द राशिद लतीफ कॉलेज कि इस दफा की फर्स्ट ईयर के अंदर एक भी सप्ली नहीं थी। मेक अ हिस्ट्री। ये है डेयरिंग बातें, ये है चैलेंजिंग बातें, ये है हीरो बनने की बातें, ये है डूड बनने की बातें। बदतमीजी कर लेना या कुछ किसी को वो करना, वो भी मजाक कभी कभी हुआ तो चलो छोटा मोटा कर लेते थे, हम भी कुछ सूफी नहीं थे। बट हमेशा कहते हैं ना, बदतमीजी और मजाक के दरमियान एक बड़ी बारीक लाइन होती है बेटा। माँ बाप, बहन भाइयों के साथ एक और किस्म का मिजाज है, अपने स्टूडेंट्स के साथ। और मगर हमेशा याद रखो बेटा, अदब बदाब हमें अच्छा लगता है। इवन विद योर फेलोज, आपकी अगर फीमेल्स हैं तो मेल्स का काम है बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करना,
गर्ल्स को ही एक तरीके से उनके साथ एटीट्यूड के साथ रहना। सो प्लीज यू आर, आप सब मिंगल करते हो, सब कुछ करते हो, बट हमें एक हदें अपनी ड्रॉ करो। टीचर्स हैं उसके साथ एक हद ड्रॉ करो, अपने अंदर इनहिबिशंस पैदा करो। सो यू आर नॉट हियर फॉर जस्ट टू लर्न हिस्टोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी और medicine or surgery to become a doctor and just run away here and there. No, attitude, 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 बेटा। बाहर ये होता है कि एक दफा बदतमीजी करके पकड़ा गया तो उसको निकाल देते, फिर किसी जगह उसको नहीं डालते, उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, निकाल देते। क्या क्या था, रूडली पेश किया था नर्स के साथ, उसने बदतमीजी की हैंडल नहीं किया उसको सही तरह से, रूडली एक दफा दो दफा किया, फारिग, पूरी उम्र वो अमेरिका वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी 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 हिस्ट्री में लिख दिया गया। एटीट्यूड वहां इतना अदब, अदाब, अगर उनको कॉपी करते हो हमारे, हम उनकी ड्रेसिंग में, उनकी चीजें में, खाने पीने, तो उनके एटीट्यूड्स भी अपनाओ बेटा। लाइन बननी है तो लाइन बननी है, आगे पीछे नहीं होना। इधर उतरते ही हम पाकिस्तान, हम फौरन से सबसे पहले अपनी लाइन तोड़ते हैं बेटा। पहले हम बेअदबी करते हैं, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां बाप अपने बच्चों को नहीं डांट सकता, उसका अदब है, उसको ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकता, या बच्चा उसके साथ बदतमीजी नहीं करता। सो बेटे ये सब एटीट्यूड्स की बातें हैं। और अगर इस तरह देखो वेस्ट के, और उसके तरह अपने इस्लाम में देख लो, तो उसमें बेटा इसी तरह की हमें तमीज सिखाई गई है। अदब, प्यार से, मोहब्बत से। बड़े हैं ना, कभी डांट भी देते हैं तो कोई बात नहीं। और ये आपका बड़ापन होता है कि आप हमें कहते हो कि उस्ताद है। उस्ताद अगर वो डेमोन्स्ट्रेटर एक दिन का भी उस्ताद है तो वो उस्ताद है बेटा, उसके आगे तुम भी नहीं कर सकते उसको। यही 4 साल के बाद इंशाल्लाह भी बिदास, जहाँ पर भी जाओगे, चाहे डेमोन्स्ट्रेटर बनो, चाहे जाके जो भी आप करो, मगर तुम तो फिर कहोगे मैं तो उस्ताद हूँ, ये कैसे बदतमीजी कर सकता है मेरे साथ। ठीक है बेटा। सो ऑलवेज रिमेम्बर, यही तुम लेने आए, एक मेडल नहीं लेने आए कि मेरे पास एक एमबीबीएस की डिग्री हो जाएगी फिर देखना मैं करता क्या हूँ। नो, ना सड़क पे निकलना है, ना बदतमीजी करनी है, ना पेशेंट को तकलीफ देनी है, ना अपने फेलोज को करना है। यू आर लाइक अ प्रॉफिट, सो एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिलेक्टेड। सो डेवलप दैट हैबिट्स इन इट। हमारी सजा देने से बेटे क्या फर्क पड़ता है, आपके दिल पे असर होना चाहिए। और दिल में ये कि और मैंने अच्छा हो जाना है, और मैंने अच्छे काम करने, एंड आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट डॉक्टर, एंड आई वी पीपल आर गोइंग टू हैव अ रिकॉर्ड कि हमारा 100% एक दूसरे को सपोर्ट करो। जो अच्छा स्टूडेंट है वो वीक को पकड़ ले, आपस में ग्रुप पीयर वाला करो, एक दफा ग्रुपिंग क्या करो, जूम पे इकट्ठे जाओ, इकट्ठे बैठ के ये बातें ठीक करो। ना कि वो कहो ओ फलाने ने ये कह दिया, फलाने आओ इसकी इनकी पुलिंग करें। नो, प्रोडक्टिवली अपने टाइम को ज़ाया ना करो बेटा। ओके बैड। सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बोन, एंड आई एक्सपेक्ट यू कि इंशाल्लाह आप लोगों को आता ही होगा। और आप ये देख बेटे 27 को आपका एक फोर्थ सब स्टेज होगी, और उसमें मेरा ख्याल है हमारी जर्नल एनाटमी है या क्या है। और अगले 2 दिन के बाद आपका एनाटमी है, फिर 2 दिन के बाद फिजियोलॉजी, और फिर 3 दिन के बाद बायोकेमिस्ट्री है। सो इस सोच के साथ हमने आपको पहले ही डिलीवर कर दिया था कि बेटे जब वापस आना तो बी अवेयर। और ये कहना कि जी हमें 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 ईद की छुट्टियां दे दो फलाना, ऑफ कोर्स वी लव टू गिव यू, मगर बेटे डॉक्टर क्या होता है आप देख लो, जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं वो बेचारे ईद पर उनकी डबल ड्यूटी लगती है, लोकल होता है, फिर क्या करोगे, लड़ाइयाँ करोगे। ठीक है। सो बेटा ये बातें याद रखना, बाद में या हमारी बातें याद आएंगी। ठीक है। ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बोन। ठीक है। आपसे मैंने क्या कहा था, एक अपनी आदत बनाओ बेटा। जैसे आप आते हो, अभी भी देखो 107 बच्चा है, कितना मिसिंग है इस वक्त, 150 की क्लास है, ऑलमोस्ट 40 बच्चा फेल है, और जो सप्ली आई है वो 41 बच्चों की सप्ली आई है। सो वार्म योर बेंचेस, अगर आप बेटे इसी तरह बैठना चाहते हो तो बैठो। वो जो 40 बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो 8 बजे नहीं उठ सकता, तो फिर बेटा सोच। और ये ट्रेडिशन है एक तरह से, राशिद लतीफ़ के तकरीबन 30-40 सप्लीज होती हैं एनाटमी में। कीप द ट्रेडिशन और यू वांट टू चेंज इट। सो इफ 107 स्टूडेंट्स आर देयर, 43 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 43 की तो सप्ली आ जाती है ना फिर। तो जब सुना नहीं तो क्या कर सकते हो। ठीक है, एक तो हमें पढ़ाते हुए आप बगैर खला में बना रहे हो और बगैर सुने बनाओगे। आई विश इंशाल्लाह कि आप इसको कोप कर सको, बट बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी।
ओके, सो लेट्स सी दैट आपके जो बीआरस जो जीआरस होते हैं वो ये भी काम है कि जरूर देखते रहा करें कि वो कौन है, अलर्ट रखा करो, आप मोटिवेट किया करो बेटा। इन सब बच्चों को एक लीडर होता है ना, आप लीडर हो सिलेक्टेड, तो इनको अपने साथ मोटिवेट किया करो। सिर्फ ये लाना कि हमें पोस्टपोन कर दे वो कर दे, इट्स नॉट गुड। आपका ये भी मेडल होगा कि आप बच्चों को कैसे लाते हो, कैसे हमारे ध्यान में लिंक पैदा करते हो। ठीक है बेटा, ओके जी, फाइन जी। लो सो व्हाट इज अ बोन? ठीक है, कुछ मैंने कहा था कहीं भी ये कोई लफ्ज बोला जाएगा तो हिस्टोलॉजी सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि व्हाट इज अ बोन। लो जी, फ्रैक्चर की बात हो रही, सर्जरी में हो रही है या कहीं और हो रहा है कि जी कैल्शियम खिला दिया करो, हड्डियां बड़ी अच्छी होती थी, अम्मा बोल रही थी क्या बोल, लेकिन आपकी सबसे पहले खिड़की क्या करनी चाहिए, बोन है क्या चीज। सो व्हाट इज बोन? बोन इज बेसिकली क्या, क्या है, इट्स दो लफ्ज आने चाहिए, दो विंडोज, या टिश्यू है या ऑर्गन। सो इट इज अ टिश्यू। सो अगर टिश्यू है तो कैसे बना हुआ, तो वो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अच्छा बेटे आपने डिफाइन इस करना, इट इज वन ऑफ द बेसिक टिश्यू। और कौन सा टिश्यू है, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। एक जर्नलाइज था, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक हो गया बेटा। सो इट्स स्पेशलाइज, यही नहीं बल्कि आप कहोगे इट्स वन ऑफ द बेसिक टिश्यू, इट इज अ स्पेशलाइज कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कैल्सिफाइड, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। ठीक है, और कैसे बना होगा, वही होगा सेल, और सेल सिक्रीट करेगा अपना एक्स्ट्रा सेल। इस प्रोसेस को आप हर टिश्यू के साथ अप्लाई करना। मैंने कहा एपिथेलियम इसी तरह बात करना, इट इज वन ऑफ द बेसिक टिश्यू, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो लाइन बराबर था। व्हाट इज अ मसल? इट्स अ बेसिक टिश्यू, हाउ इज फॉर्म बाय द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल व्हिच इज अ लाइन बराबर। then what is a nervous tissue? It is a cell and supporting cell, except in the axonal part where it's going to secrete out again a basal lamina, उसको हम एक्सटर्नल लेमिना कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो इस बात को कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। अगर तुमने मैसअप ये किया तो सोचो कि तुम फर्श पे गुम गए, फिर सहरा में घूम गए, समझ ही नहीं आगे ताबाना कहाँ से पकड़ो। ठीक है, सो आपने कहा बोन्स है, बोन्स इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव कैल्सिफाइड टिश्यू। ठीक है, और वो कैसे बनेगा, फिर मैं पूछूंगी कि अगला बेटे हाउ इट इज फॉर्म, तो आप कहोगे फ्रॉम द सेल। नाउ व्हाट आर द सेल्स, हम आपको गिनवा देंगे। एक सेल होंगे ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स या स्टेम सेल्स होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, ऑस्टियोसाइट्स होंगे और ऑस्टियोक्लास्ट होंगे। ये चार सेल्स को तुमने याद रखना है। ठीक हो गया। अब वो सिक्रीट करेंगे, वो हम क्या करेंगे, हम आगे देख के बताएंगे कि क्या होगा। इट्स गोइंग टू बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और इसमें हम आगे बताएंगे कि आगे ऑर्गेनिक क्या चीज है और इनऑर्गेनिक, और कितनी कितनी परसेंटेज है। सिंपल, एंड दैट इज हाउ वी गोइंग टू प्लेस इट। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। किसके है स्केलेटल सिस्टम? क्या है, लोकोमोटर सिस्टम का पार्ट है, एक कंपोनेंट है। जब हम चलते फिरते हैं, लोकोमोटर सिस्टम है, बोलना है या कोई भी हमारी वॉलंटियर मूवमेंट्स हम करते हैं, सारे के सारे ये बोन्स उसको एग्जैजुरेट करती हैं, उसको डिलीवर करती हैं। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और अगर बोन्स ना पे चिमटा होता तो मसल खुद क्या कर सकता है, लिगामेंट टेंडन क्या कर लेता। सो एक यही नहीं बल्कि हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, हम कितने बड़े हैं, कितने चौड़े हैं, ये सब किसका काम है बेटा? क्या हमें हाइट देना, हमें स्ट्रक्चर देना, इट्स अगेन द बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, चलते कैसे, उठाते कैसे, अगेन जो मस्क करते हैं उसको वो लिवर की तरह एक्ट करते हैं, उसको एग्जैजुरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, बोन टिश्यू इज अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द, पता नहीं कहाँ ये यहाँ पे चला गया। बोन इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विद मिनरलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये बात है आपको, इसको अगर इस तरह डिफाइन करोगे तो क्या ही बात है। ठीक है, सो इस टिश्यूज को कभी इधर उधर ऑक्सीजन टू यू ऑल क्या करता है। अब बोन्स हमने कहा था हमारा जो स्केलेटन था, हमने उसको दो डिवाइड किया था। एक हमने क्या कहा था, एपेंडिकुलर स्केलेटन, और दूसरा हमने कहा था एक्सियल स्केलेटन। जनरल एनाटॉमी में पढ़ा था ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है बेटा? अपेंडिकुलर वो है जो हमारे अपेंडिसेस बनाते हैं। व्हाट आर आवर अपेंडिसेस? अपर एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, दिस इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो ये बोन्स का जो हमारा स्केलेटल पार्ट है वो अपेंडिक, और ये क्या, ये वेट बेयरिंग है, वह हमारे वजन उठाते हैं, हमें चलाते हैं और हमारा वजन उठाते हैं। सो दे आर अपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वेट बेयरिंग भी है, स्ट्रक्चर करते हैं और सारा करते हैं, वेट करते हैं। दूसरा जो एक्सियल है वो क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कवर करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन, आप ब्रेन है उसको कवर किया हुआ है आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर, चारों तरफ से बंद है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बड़ा डेलिकेट है, तो आपका वर्टिब्रल कॉलम पीछे है। उसके अलावा आपका हार्ट एंड योर
लंग्स आर देयर, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सारे हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका हार्ट और आपका लंग्स, देयर ऑल वाइटल ऑर्गन्स, देयर ऑल कवर्ड बाय द बोन। ठीक है, ये सब बातें बहुत बड़ी बात है। सो आप स्केलेटन को जब इमेजिन करो, बोन से सीधा स्केलेटन आता है। स्केलेटन दो में डिवाइड है, पेंडिकुलर स्केलेटन एंड योर योर एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल वाइटल ऑर्गन्स को सेव करता है और एपेंडिकुलर आपके चलने और आपके वेट बेयरिंग होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। दूसरा, बोन्स बोन्स बोन्स, हमेशा हम क्या कहते हैं, बचपन से अब तक सुना है कि बोन्स हड्डियों में गया होता है, कैल्शियम है, खाओ कैल्शियम। कैसे होता है वो अब आपको बताएंगे। लेकिन ये क्या, दिस इज अ रिजर्वायर फॉर व्हाट, फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। आपका ब्लड का मेंटेन करता है, ब्लड का कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल्स भी। ठीक है, और भी बहुत से आयंस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एंड लॉट ऑफ अदर जिसका ये स्टोर रहता है। प्लस बोन इज अगेन प्लेस वेयर द योर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, आपकी ब्लड सेल्स बनते हैं। सो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, so that is also very very important. So not only it confers the mechanical and the metabolic function, ये आपके सारे system of liver that multiplies the force generated during the skeletal muscle contraction and transform them into bodily movements. ठीक हो गया। अब वो कहते हैं इसका कैरेक्टर क्या है, ये बहुत हार्ड होता है, बड़ा हार्ड। क्यों? सेल्स तो सेल्स है, ठीक है, और वो सिक्रिएट करेंगे ऑर्गेनिक फाइबर, सिक्रिएट करेंगे, और ग्राम सब्सटेंस, प्रोटोग्लाइकन, ग्लाइकोजन, ये तो सब ऐसे ही है। लेकिन जो इसका इनक है, ये बहुत है जबरदस्त। और वो कहता है कि आप समझ लो कि 65, अगर आप ड्राई बोन को पीस के देखो अंडर द माइक, वैसे उसको देखो तो उसके ड्राई जो बोन का जो वेट है उसमें ऑलमोस्ट 65% इनऑर्गेनिक, 65% इज इनऑर्गेनिक, और जो बाकी रह जाता है परसेंट, विच इज समथिंग लाइक 40% या आपका 40-45% जो है, दैट इज योर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा, उसमें फाइबर्स, प्रोटोग्लाइकेंस एंड प्रोटीन्स हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक है, ये एक वाहिद जगह है जहां पर इतना ज्यादा कैल्शियम है, एंड इट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो फिर ये कैसा हम एक्सपेक्ट करें, वेरी वेरी टफ। तो अगर मैंने इसको काटना होगा, हम इसको ज्यादा देखिए क्या कर सकते हैं, ये जो ड्राई बोन है जो हम खाते हैं, ले हैं, इसको अगर हम कूट के भी, अगर उसको स्पेशली तरीके से इसको ग्राउंड करके उसको पाउडर बना के भी हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें, तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर एक बकस से खास किस्म का तरीका है। आप उसके इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख सकते हो। लेकिन इसको अगर हमने नॉर्मल स्लाइड बनानी हो, तो पहले हम इसको डीकैल्सिफाइड करते हैं, ऐसी जगहों में डालते हैं कि हम उसका कैल्शियम निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि कैल्शियम निकालने के लिए हम उसको डाइल्यूट एसिड में डालेंगे, तो उसमें से आपका ये कैल्शियम निकल जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ कोलेजन। और कोलेजन फिर अच्छा एसिड स्टेन लेता है, बड़ा अच्छा नजर भी आता है। ठीक है, तो उसके साथ, और अगर हम बर्न करें तो कोलेजन बर्न कर जाता है, और फिर हमारा सिर्फ क्या रह जाता है, सिर्फ आपकी आपकी कैल्शियम रह जाती है। तो ऐसी जिनमें बहुत ज्यादा कैल्शियम रह जाए, वो ब्रिटल बोन्स होती हैं, और वो बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। हमारा जो इम्बैलेंस होता है ना, हम उसका हम आगे पढ़ेंगे, जो कंट्रोल करता है कैल्शियम और फॉस्फेट का, उसमें कहेंगे जिसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन ज्यादा हो जाती है हार्मोन्स की वजह से, तो उसमें ब्रिटल हो जाती है, ब्रिटल कर कड़क से टूट जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ऑन द अदर वे राउंड, अगर हम उसको कभी, अगर ऐसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है कि उससे कैल्शियम लेवल कम हो जाए और हमारा कोलेजन ठीक हो, तो क्या होगा, वो बेंड कर जाती है, स्ट्रक्चर तो रहता है मगर बेंड कर जाती है। तो अब अगर मैंने ये बनाना हो, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको डीकैल्सिफाई करूंगी, यानी कि इसको डाइल्यूट एसिड डाल सकती हूँ, और फिर उसके साथ फिर मैं इसको इम्बेड करूंगी पैराफिन प्लास्टिक में, और स्पेशलाइज माइक्रोटोम से मैं इसको काटूंगी, एंड देन हार्ड रेजिलियंस है इसमें, बहुत ज्यादा इसके अंदर हार्डनेस। ठीक है, उसके अलावा बेटा, अब इसके कहते हैं कि टाइप्स कितने हैं। टाइप इसके बेटे हो सकते हैं कि एक कॉम्पैक्ट हो सकता है, कॉम्पैक्ट है, इसको एक हो सकता है कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये आपकी एक नॉर्मल बोन है। ठीक है, अब एक है कॉम्पैक्ट, एक है स्पॉन्जी, और एक है वोवन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बोन है। हमने अभी तक क्या रहा, बोन क्या है, ठीक है, बोन का फंक्शन क्या है, और उसकी कैरेक्टर क्या है, ये बता दिया। अब हमें ये दिन में सोचना पड़ेगा कितनी टाइप्स हैं इसकी। हमने पढ़ा क्यों मैं पढ़ूं, तो वो हमने बता दिया आपको। अब हमने बताया कि कितनी है, सर से लेके पांव तक बेशुमार बोन। स्मॉल, आपने जनरल एनाटॉमी पढ़ा, लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग लॉन्ग है, लॉन्ग शॉर्ट बोन्स है। लाइक लॉन्ग लॉन्ग बोन्स जो है योर आपकी जो फीमर है, ये जो आपकी जो बड़ी बोन्स है, और लॉन्ग शॉर्ट बोन्स भी हैं, जैसे मेटाकार्पल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, फिलिंजेस हैं। ये भी उस तरह की आपकी लॉन्ग बोन्स की तरह की छोटे छोटे मिनिएचर फॉर्म्स हैं। अपर एंड लोअर एंड और शाफ्ट की फॉर्म में फिलिंजेस हैं, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल्स हैं। फिर इरेगुलर बोन्स हैं। इरेगुलर बोन्स कौन सी, कार्पल एंड
टार्सल बोन्स। फिर उसके अलावा फ्लैट बोन्स हैं। फ्लैट बोन्स में क्या है आपकी आपकी आपके आपकी ब्रेन की और आपके फेस, आप ब्रेन कहती हूँ, आपके स्कल की, आपकी फेस की हैं, जैसे स्कैपुला भी है, वो भी आपकी फ्लैट हो जाती है। और इरेगुलर बोन्स में भी हमारा हिप बोन भी आ जाती है। कीपिंग व्हाट इट इज, हमेशा दो लफ्ज हम सीखते हैं। एक होता है बचपन में या इन द फीटल टाइम, हम इसको कहते हैं वोवन लेमेलर बोन्स, ये इमेच्योर या प्राइमरी बोन्स। जब पहले आपका मेसेनकाइम चेंज हुआ मेसोडर्म में, मेसोडर्म से अगर जिस जगह पे उसने बोन बनाया था, तो जो पहली बोन बनती है वो वोवन बोन होती है। जैसे कि बुन रही जा रही है, अभी बुनाई हो रही है उसकी, उसमें लूज इरेगुलरली पड़े होंगे, कैल्शियम उसमें इतनी फॉर्म नहीं होंगे, फाइबर्स ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। तो क्या होगा बेटा, हमने किस किस को देखना है, सेल्स को देखना है, फाइबर्स को देखना है, और मैट्रिक्स को देखना है, ग्राउंड सब्सटेंस कैसा है, और हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसा है। ठीक है, ये तो है हमारी प्राइमरी बोन। ये प्राइमरी बोन है, इसको वोवन या ये मेसेंकाइमल है या ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की है। और एडल्ट की ये टाइप, हर बोन नो मैटर जो भी मैंने आपको बताया, चाहे वो बड़े बड़ी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर है, टिबिया है, या फिबुला है, या ह्यूमरस है, या रेडियस अल्ना है, ये बड़ी लॉन्ग बोन है। उन सब में भी, इरेगुलर में भी, स्मॉल बोन्स में भी, और आपकी फ्लैट बोन, हर एक के अंदर आपकी जो एडल्ट बोन है, ये दो कंपोनेंट होता है हर बोन में, हर बोन में। अगर ये कॉम्पैक्ट बाहर ना हो और अंदर स्पॉन्ज ना हो, तो ये तो बेटे इसके ऊपर आके मसल्स और टेंडन लगेगा, इसको घसीटेंगे तो जो सारा गूदा है, ये तो बोन, ये तो स्पंज की तरह है, ये तो बाहर निकल आएगा। तो as a rule, no matter what the structure may be, it is always going to have an outer layer of a compact लेमेलर, उसके जो लेमेलाज होंगे या फाइबर्स होंगे वो इतने पैक्ड हैं, उनके दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है, इसलिए उनको कॉम्पैक्ट कहते हैं। by looking at what, by the fibers, arrangement of the fibers, you call them as a compact. or when they are loosely placed and lot of बीच में से ये प्लास्टिक ने खा के इसको मैरो भी बना दिया है, तो that is going to be the spongy bone. तो हर बोन में ये दोनों कंपोनेंट होते हैं। लेकिन जो वेट बेयरिंग टाइम होते हैं, जैसे एपेंडिकुलर की लॉन्ग लॉन्ग बोन्स हैं, उनके शाफ्ट में तकरीबन ये 80% इज द कॉम्पैक्ट, और अंदर का जो हिस्सा है वो 20% विल बी द स्पॉन्जी। अब जो उसके एंड्स हैं, फॉर एग्जांपल फीमर का जो एंड है या आपका टिबिया का एंड है, तो उसमें क्या है कि अब कॉम्पैक्ट आके इसमें जरा कम हो गया, लेकिन आपका ये वाला जो हिस्सा है ये स्पॉन्जी बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसमें अदर वे राउंड ये 80 होगा, ये 20% होगा। लेकिन इसमें और यहाँ पे इतना ज्यादा फिर स्पॉन्जी हो जाता है कि बीच में से खाया जाता है और मैरो कैविटी बन, यहाँ मैरो कैविटी नहीं है, शाफ्ट के अंदर मैरो कैविटी। ये जब और खा लिया जाएगा, अगर कोई कोई अगर सारे के सारे फाइबर्स पैक्ड होंगे, तो ये जो ये वाला एरिया ये कॉम्पैक्ट है, और ये शाफ्ट में ये 80% होता है। तो उसके अंदर जो छोटा, फिर उसके बाद क्या है, बीच में थोड़ा थोड़ा ऑस्टियोक्लास्ट खाना शुरू करता है, तो एक स्पंज बन जाता है। तो ये लाइन करता है मैरो कैविटी को, विच इज स्पॉन्जी पार्ट। ठीक है, इसी तरह इरेगुलर का भी बाहर का खोल भी हल्का सा आपका जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, और अंदर का स्पॉन्जी होगा। इसी तरह हम कहते जरूर हैं कि जी स्पॉन्जी बोन कहाँ है, वो जी एंड्स। एंड्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एंड्स पे ये है तो कॉम्पैक्ट नहीं है, बस रूल समझ लो कि एडल्ट बोन जो है, जो थी वो अपनी हमारी हमारी एम्ब्रियोनिक में, वो तो ये वोवन रहेगी। लेकिन ये बात है बेटा, इसके हर बोन का ये दोनों कंपोनेंट है, वरना अगर ये कॉम्पैक्ट ना होता, उसके ऊपर मसल्स लगते या कुछ भी लगता, या आप खुद ही हाथ हिलाते रहते, ये तो बेटे कब का ये रोड होके खत्म हो चुकी थी, घुल चुकी होती। लेकिन अल्लाह ने पेशन दी। इसी तरह आपकी फ्लैट बोन्स हैं, आपके सर की, स्कल की बोन्स है, फेस की बोन्स है, तो वो फ्लैट है। तो फ्लैट में क्या होगा, ऊपर नीचे डिप्लॉय किस्म की होंगे उसकी बोन्स, और बीच में स्पंज कैविटी होगी। मैरो कैविटी नहीं, बड़े बड़े स्पंज होते हैं, खाली खलास ही है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह इरेगुलर, इसी तरह फ्लैट, जो मर्जी करवा लो, मगर दिस इज हाउ गोइंग टू लुक लाइक। सो ऑल ऑफ देम विल हैव। तो एपिफिजियल हम कहते हैं जी एंड्स आर मोर स्पॉन्जी, नो, दे आर मोर, बट ऑफ कोर्स द कॉम्पैक्ट। और शाफ्ट का हम क्या कहेंगे, 80% विल बी द कॉम्पैक्ट, बट वेरी लिटिल 20% विल बी देयर, और इनसाइड विल बी ऑफ कोर्स, बल्कि ये स्पंज भी नहीं होगा, अंदर एक खाई हुई कैविटी होगी, एंड दैट कैविटी इज योर मैरो कैविटी व्हिच इज इन द शाफ्ट। ओके विद दैट? सो इट्स वेरी आसान। अगर सोचो कि कितने हैं, तो आपको हमने स्ट्रक्चरल बताया हुआ है, वो आपको मैं जर्नल एनाटॉमी में बताया था। इसके साथ अगर करो हिस्टोलॉजिकली, तो यू विल से टू टाइप। One are the primary bones which are present in the fetal, known as the woven.
लेमेलर बोन्स, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरी एडल्ट हैं, एडल्ट में क्या बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द कॉम्पैक्ट एंड द स्पॉन्जी पार्ट। लेमेलर ही होगी ये, बल्कि लेमेलर, ये नॉन लेमेलर होती हैं। वोवन बस रखो कि वो ऐसे वीव की तरह वो भी अभी बुन रही हैं, अभी वो हैप है, ठीक हो गया। और इतना ज्यादा कैल्शियम के भी लेवल कम होगा। ओके, चलो जी, अब आ जाता है कि वही आपको जो मैंने सब कुछ बताया, इसको मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। आई हैव लाइक कितना टाइम रह गया मेरे पास, अभी 1 घंटा है ना, ठीक है, आई हैव 1 आवर। सो हम 1 घंटे में इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। अब जो बोन्स हैं बेटा, हमने क्या कहा था, बोन इज अ बेसिक टिश्यू, क्या है, सेल्स, एक्स्ट्रासेल्यूलर सेल्स। ये आपको बेटे, ये हर एक एपिथेलियम को भी लिखोगे, हाँ एपिथेलियम तो सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अगर मसल का लिखूंगी तो यहाँ पे लिखोगे सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अगर न्यूरॉन्स का, अगर नर्वस टिश्यू का लिखूंगी तो न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू मेक अ टैबुलेट फॉर्म। आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन एंड आई कैन राइट कि गिव द microscopic structure in a tabulated form of a bone or a cartilage or an epithelium. This is how you write it. Okay, so over here it's a bone. It is made up of what, cells, and they secrete the extracellular cells. अब पहले यहाँ cells का देखते हैं। cells क्या है, stem cell। एक तो था ओरिजिनल जो एम्ब्रियोनिक वोवन थी, कहाँ से बनी थी, बाय द मीजनकाइम। मीजनकाइम डायरेक्टली चेंज हुई इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट ने सिक्रीट किया तो उसने फाइब्रिल सिक्रीट किया और बाकी सारा किया वो ऑस्टियोसाइट में बन के बना दिया उसने ऑस्टियोसाइट, और उसमें ये ट्रैप हो गई। और उसके बाद जब उसकी रीमॉडलिंग अभी कम ही है, लेकिन थोड़ी बड़ी रीमॉडलिंग जो है ना वो बेटे ऑस्टियोक्लास्ट उसको खाना भी शुरू करता है, थोड़ा मोटा जो भी उसने बच्चे की हड्डियां शड्डियां बना देता है तकरीबन, तो सारी रीमॉडलिंग ये भी कर लेता है। लेकिन ये है जब आपको इनिशियली जब आपका हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम द मेसेनकाइम टू दिस एडल्ट में क्या है कि आपका वो दो तरह की होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल, यानी कि या तो जैसे आपकी जो आपकी होती हैं, अल्लाह भला करे आपका बेटा, ये जो आपकी क्रेनियल कैविटी, क्रेनियम की जो बोन्स हैं, फेस की बोन्स हैं, हम कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकार्टिलेजनस। तो वो बनती कहाँ से, कि पहले मेसेनकाइम टिश्यू जो है वो चेंज अगर अगर डायरेक्टली इनटू ऑस्टियोब्लास्ट दिस और इसमें हो जाए और बोन बना ले, तो देन दैट इज एन इंट्रामेम्ब्रेनस। लेकिन ज्यादातर जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें क्या होगा कि पहले मेसेनकाइम जो है वो क्या बनाएगा, मेसेनकाइम बनाएगा, पहले कार्टिलेज बनेगा, चेंज इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, वो सारी कार्टिलेज का एक पूरा सैंपल बना देगा, लो भी मैंने फीमर तैयार करनी है, पूरी बन जाएगी। और फिर वो जो सेल है वो फिर उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर उसके इर्द गिर्द फिर एक कॉलर बनेगा बोन का, और वो फिर अंदर के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे और फिर उनकी जो एक ढांचे से रह जाएंगे उस पर वो अंदर ब्लड आएगा और साथ उस सेल्स को लेकर आएगा, और फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज होंगे और ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट में। मकसद कह रहे ये है कि मेसेनकाइम पहले अगर कार्टिलेज बन जाए और कार्टिलेज के बाद ऑस्टियोब्लास्ट और ये बन जाए, तो देन इट इज योर क्या, इंट्रा कार्टिलेजिनस ग्रोथ। और ये सब कहाँ है, जितने भी लॉन्ग बोन्स है इसके थ्रू है। और फ्लैट बोन्स जो छोटी वाली है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस है, कि पहले वो डायरेक्टली फ्रॉम द मेसेनकाइम इनटू दिस चेंज होंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बाद में एडल्ट में फिर वो मेसेनकाइम तो कम ही रहता है, क्या रह जाते, उनका एक फॉर्म रह जाती है उसको ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, विच इज द स्टेम सेल बड़ा सा। और ये उसके साथ एडल्ट बोन्स के अंदर हमेशा पेरियोस्टियम जो बाहर लगा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू के साथ बोन मैट्रिक्स को कवर करता हुआ, उसमें ये रिजर्व सेल्स पड़े रहेंगे। एंड वेन एवर दे आर स्टिमुलेटेड, इसीलिए कहते हैं ना एक्सरसाइज क्या करो वो स्टिमुलेशन होती है। जो आप जैसा फॉर एग्जांपल इमोबिलाइज लोग होते हैं या बैठे रहते हैं लोग, ज्यादा चलते फिरते नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है और इन सेल्स को स्टिमुलस नहीं मिलता। तो जब ये इनको स्टिमुलस, इसीलिए कहते हैं जब यंग में हो तो खेलो, अपने लटका करो, सब कुछ करो, क्योंकि ये जो ये सेल्स है they will be changed into this and this will also be stimulated and they will change further into and bone matrix will be developed up till like 21 years, तो वो ग्रो कर सकता है। उसके बाद इट्स लेस, और बाद में भी इमोबिलाइज हो गए तो लो डिटोरेशन होगी, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, एक ओल्ड एज में भी होता है और लोगों को अगर इमोबिलाइज कर दिया जाए तो वो भी हो जाता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर बोन कैसे बनेगी, या वो इंट्रामेम्ब्रेनस बनेगी जैसे कि आपके एक्सिल बोन्स हैं, आपके एक्सिल स्केलेटन की है, और आपके जो एम्ब्रिकुलर स्केलेटन के वो ज्यादातर सिवाय क्लेविकल के, क्लेविकल पार्शली इंट्रा मेम्ब्रेनस है और पार्शली इंट्रा कार्टिलेजिनस भी है। तो ये जितने आपकी लॉन्ग बोन्स हैं
पहले बेटा उनकी कार्टिलेज की एक फिगर बनता है, एक सैंपल अल्लाह बना देता है, फिर उसके इर्द-गिर्द एक कॉलर बनाया है ऑस्टियो आपकी बोन्स का, बोन के टिश्यू का, और फिर अंदर से डेड हो जाती है और उसमें फिर नए सेल्स आते हैं और उसको बोन्स में चेंज करते हैं, व्हिच इज इंट्राकार्डियल। इज दैट ओके विद यू? सो हाउ डज दिस ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ये सारे सेल्स होंगे, ये हम इसको बताते हैं। ऑस्टियोप्रोजेनिटर क्या है? ये स्टेम सेल है, हमेशा स्टेम सेल क्या एक्टिव होता है, तो बड़ा सेल होगा और उसके अंदर ये इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्म में सब चीजें बड़ी होंगी जो प्रोटीन सिक्रीटिंग की ज्यादा होंगी, और ये जो सेल है इसकी किताबें खुली होंगी, जब भी स्टिमुलेट करोगे फटाफट ये पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये चेंज होगा किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट में। और ये सब कहाँ से आए थे बेटे? स्टेम सेल, ये वहीं से आए ना, आपके बोन मैरो में से आए। अच्छा, अब ऑस्टियोब्लास्ट है, ये एक ऐसा होता है, पोलराइज्ड होता है, या तो ये कोलमनर की तरह होता है या क्यूरियल की तरह होता है। इसके एक एज पर जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी न्यूक्लियस, और ये वो एंड है जो सिक्रीट करेगा। न्यूक्लियस ऊपर के एंड में होगा और ये वाला सरफेस जो बोन मैट्रिक्स की तरफ होगा। सो हमेशा न्यूक्लियस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया? ऑस्टियोसाइट जो है बेटे, अब ये पिचक गया, अब ये ब्लास्ट है ना, ब्लास्ट उसका बड़ा सेल, लाइट कलर, ब्लू कलर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, प्रोटीन सिक्रीटिंग, क्योंकि इसने ऑर्गेनिक बनाना है। ऑर्गेनिक का मतलब है बेटा is going to be fibers, and fibers are what? Fibrous type of proteins, amino acids के साथ बने हुए। और उसके अलावा क्या हो सकता है? प्रोटोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो ये दोनों चीजों में प्रोटीन का कंपोनेंट है, and plus the Golgi. So all these apparatus will be that they're more blue in color, and this is how they look like. Osteocyte, now this is in the adult, more of them entrapped in there. जब ये सारा अपना मेंटेन करेगा, कैल्शियम भी ले आएगा, सारा चीजें अपने सिक्रीट कर लेगा और कैल्सिफाइड होगा, अब ये इसे अपने ट्रैप हो जाएगा, अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये ट्रैप हो जाएगा। जब ये ट्रैप होगा तो ये क्या सूख जाएगा। सूख का मतलब है यानी कि जरा पिचक गया है, और इसके अंदर से ये छोटे छोटे डेंड्राइटिक प्रोसेसेस निकल आएंगे। और ये जब सूखेगा, आपने यहाँ सारा ये भी बोन मैट्रिक्स पड़ा होता है, इसमें फूला हुआ था ये इसी वाले में अब ये श्रिंक हो जाएगा, तो ये जो इसके इर्द गिर्द का जगह है इसमें स्पेस रह जाएगी, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स में फिक्स था ऑस्टियोब्लास्ट, अब श्रिंक गया तो मैट्रिक्स और इसके दरमियान में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। और बाद में जाके बताएंगे कि वो लेक्यूना में पड़ा, ये आमंड शेप्ड होगा, इसके इसके इतने बड़े बड़े डेंड्राइट्स होंगे, और ये जाके अपने अगले वाले उनसे जाके ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट के साथ अपना कनेक्शन रखेंगे। ये ऑस्टियोक्लास्ट का काम है खाना पीना, क्या करेगा? ये रीमॉडलाइज करता है। ये वाला एंड जो है ना, ये इसका है, ये बोन मैट्रिक्स के साथ कनेक्शन होगा, इसको रफल बॉर्डर कहते हैं। तो ये स्मूथ बॉर्डर है, स्मूथ बॉर्डर में न्यूक्लियस है, और इतने न्यूक्लियस होते हैं बेटा कि 100 तकरीबन 150 न्यूक्लियस भी हो सकता है, इतना ये ऑस्टिक है। ये मोनोसाइट से डिराइव है फ्रॉम द ब्लड सेल से। और ये ऑस्टियोक्लास्टिक है, और ये इसमें बेटे क्या सिक्रीट करेगा? इसके अंदर ये सिक्रीट क्या करेगा? आपका एल्कलाइन, वो क्या कहते हैं, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, लाइक कोलेजिनेजेस एंड थिंग्स, जो कि उसके आपके इसको इसको क्या करेंगे? आप फाइबर्स को खा जाएंगे, डिग्रेडेशन करेंगे, एंड दे विल रिड्यूस इट टू अ लेवल ऑफ अमाइनो एसिड्स पर ले आएंगे। और अमाइनो एसिड्स वो फिर यहीं से ऑस्टियोसाइट्स के लेके, और ये फिर ये ऑस्टियोक्लास्ट लेके ब्लड में डाल देंगे। उसके अलावा अभी भी कैल्सिफाइड है, तो कैल्सिफाइड के अंदर बेटा क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू बी टेकन अप हियर, और ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह, एल्कलाइन फॉस्फेटेज कहती हूँ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और एच आइंस बाहर निकालेगा, अभी हम ये दिखाएंगे। एच आइंस जब यहाँ आएगा बोन मैट्रिक्स के अंदर, तो वो डीकैल्सिफाइड कर देगा, तो कैल्शियम भी निकलेगी, ये उसको अब्सॉर्ब करके वापस उसमें डाल देगा। यही समझ? आई विल रिपीट इट अगेन, डोंट वरी। ठीक है, अब आ जाता है अगला। I still have 45 minutes. ठीक है, so now we have the bone cells with us. अच्छा, अब ये आ जाते हैं, अब आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल्स तो मैंने बता दिया कितने टाइप्स के हैं, 4। कौन से? ऑस्टियोप्रोजेनिटर स्टेम सेल, they can at any time stimulated into osteoblast. Osteoblast is an active secreting what? The organic and the inorganic दोनों। वो साथ साथ आपके ऑर्गेनिक भी करता है, और साथ साथ एक एंजाइम करता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और ये जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ये मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये देख लो, अब इसमें क्या हो जाता है बेटा कि ऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो है ना, इसकी 50 लिखा है, लेकिन 50 से 65% इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एंड उसके बाद क्या हुआ, 40-45% इज द ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या है बेटा? ऑर्गेनिक में फाइबर्स है, हमने कहा था ना, और ग्राउंड सब्सटेंस है। ये आपको याद करना है, तो फिर आप मास्टर हैं।
अब आप कभी भी नहीं कह सकते हो दवाई होगी जी मेरी हड्डियाँ खराब होगी फलाने, तो आप पूछोगे भी क्यों, मेरी क्या चीज़ खराब होगी? फार्माकोलॉजिस्ट से पूछिए, जो दवाई बेचना है उसको कहेगा भी तुम ये दवाई दे रही हो, ये कहाँ एक्ट करेगी? बोन के सेल्स पे करेगी या ऑर्गेनिक पे करेगी या इनऑर्गेनिक? अमूमन आपके पास घर में देखें हमारी नानियाँ, दादियाँ, कज़िन्स या बड़ी होती हैं या ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कहते हैं हमारी हड्डियाँ खराब होगी, जॉइंट्स खराब हो गए। नो भी उस आपको बोन्स के साथ आपको ये करना ज़रूरी होता है कि आप उनसे पूछें कि क्या खराब है तुम्हारा? क्या तुम्हारी सेल्स खराब है इनके, या ऑर्गेनिक मतलब फाइबर खराब है? फाइबर कौन सा है? कोलेजन 1 ना, ये जो तकरीबन बेटा 45% या 35% था, यहाँ पर ये 65 से 35% रहेगा था। इस 35 का जो 90% है ऑर्गेनिक इज द फाइबर्स, ह्यूज फाइबर्स, बेइंतहा फाइबर्स, तभी तो वेट बेरिंग है, कहाँ कहाँ चीजें उठा लेते हैं बेटा हम। तो इसलिए इतने फाइबर, और ये है भी कौन सा? मिच्योर कोलेजन 1। मैंने आपको दिखाए थे ना, कोलेजन 1, कोलेजन 2 कौन से थे जो कार्टिलेज में थे, 3 कौन से थे जो रेटिकुलर फाइबर्स, 4 कौन से बेसल, और उसके बाद और सिंपल सिंपल फिब्रिल हो जाएंगे और सिंपल अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड में चले जाएंगे जो कि आपको नजर भी नहीं आ सकते। मगर एक मिच्योर फाइबर जो होता है वो कोलेजन 1 होता है, जो पेरिस्टियम बनाएगा, पेरिकॉन्ड्रियम बनाएगा, अंदर का उसका कंटेंट बनाएगा, ऑफ द बोन बनाएगा, कैप्सूल्स बनाएगा। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं बेटा? ये कोलेजन 1 से। तो 95 भी है, मगर चलो ये याद कर लो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। अब ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस में दो थे, प्रोटोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन। गैग्स भी हो सकते हैं। गैग्स होंगे कौन से वाले होंगे? ज्यादा वो जो कि विच आर नॉन सल्फेटेड हाइल्यूरोनिक एसिड। और वो जो मैंने बताया था ना, एक लाइन डालोगे हाइल्यूरोनिक एसिड की और उसके साथ आपने बॉटल ब्रशेस दोनों तरफ लगा देने, और जो बॉटल ब्रशेस लगाओगे उसके स्टेम में दैट इज प्रोटीन, और उसके साथ जो वो जो ब्रिस्टल से लगे दैट इज अगेन द गैग्स, बट दे आर सल्फेटेड गैग्स। सो इसलिए हमारा जो ग्राम प्रोटोग्लाइकेन्स होते हैं उसमें दोनों कंपोनेंट प्योर, उसमें क्या होंगे? आपका हाइल्यूरोनिक एसिड होगा विच इज नॉन सल्फेटेड, और ये बीच वाला एक धागा है जिसके दो तरफ आके बॉटल ब्रश लगेंगे। बॉटल का स्टेम इज अ प्रोटीन विच इज वेरी, तभी मैंने कहा था ना ये 20% होगा और ये 80% है। 80 में क्या? हाइल्यूरोनिक एसिड एक लाइन है और इसके साथ बॉटल ब्रशेस लगे हुए हैं, और वो जो लगे हुए हैं जहां वो अटैच्ड होते हैं वो प्रोटीन्स हैं, और उनके साथ जो ब्रिस्टल्स हैं अगेन ग्लाइकोसामाइन विच आर मोस्टली बोन्स में कौन से होंगे? कैल्शियम सल्फेट एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। ये याद रखना है आप तुमने, मैं आपको ऐसा दूंगी और आपने इसको फिल करके देना है मुझे। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन। अब लो जी, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऑस्टियोनेक्टिन एंड ऑस्टियोकैल्सिन। अब ये जो ऑस्टियोकैल्सिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो है जो ट्रैप करती है, ऑस्टियोब्लास्ट जब सिक्रीट करते हैं ये ऑस्टियोकैल्सिन, तो ये ट्रैप किसको कर देती है बेटे? कैल्शियम को। और कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स इज बिकॉज ऑफ दिस। तो हमने क्या कहा था, प्रोटीन वैसे भी क्या करती है? लाइक अ ग्लू। सो ये क्या थी? ये हाइड्रेशन करते, ये एनाइंस थे ना, ये एब्जॉर्ब करते थे एच आयन और हाइड्रेशन करते हैं। अब ये प्रोटोग्लाइकेंस यहाँ बहुत 90% तो ये लेके और बाकी ये दोनों है, तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू एपिथेलियम या कार्टिलेज के बनस्पत। ये प्रोटोग्लाइकेन जो है ना बहुत थोड़ा है, इसलिए हाइड्रेशन इनटू द टिश्यूज विल बी आल्सो लेस, बट ग्लू तो चाहिए। अब ग्लू क्या करेगा? सेल्स को किसके साथ जोड़ेगा? सेल्स के वो जो इंटेग्रेंस प्रोटीन्स हैं वो जाके किसके साथ? प्रोटोग्लाइकेंस के साथ, फाइबर्स के साथ और इनके साथ, और कैल्शियम, कैल्शियम इसके साथ जुड़ी होगी और सारों को जोड़ के एक टिश्यू बना देगा। ये इसका काम है। आगे समझ? तो सबको जोड़ के रखना विद द सेल्स, दैट इज द काम ऑफ दिस। और खास दिस कैल्शियम विच इज गोइंग टू कॉज व्हाट? कैल्शियम को ट्रैप करती है और साथ साथ दूसरों को पकड़ लेती है। अब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? इसमें हमने कहा कि कैल्शियम, पानी बहुत कम, ऑक्सीजन यस होगा, लेकिन इसके अलावा आयंस होंगे। कौन से होंगे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फॉस्फेट और कैल्शियम, और भी बहुत, मगर कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ये दोनों। लेकिन ज्यादा होने की वजह से किस तरह होंगे ये? उसके अंदर आपका ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो बोनी मैट्रिक्स है, इसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में, एमॉर्फस मटेरियल, एमॉर्फस फॉर्म में बहुत कम होता है। कौन सी मैं बात करी? ये जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तो डिजोल्व ही है। लेकिन जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ना बेटे, वो दो तरह एग्जिस्ट करता है, एक डिजोल्व स्टेट में लाइक एनी अदर आयंस, बट ऑन द अदर हैंड इट आल्सो फॉर्म्स क्रिस्टल्स। ठीक है। अब ये क्रिस्टल का दिमाग में आता है जैसे कि दानेदार कोई चीज होगी,
अब ये दाने-दाने रॉड्स बना देता है, शीट्स बना देता है। ये शीट्स क्या हो जाती हैं बेटे, बड़ी-बड़ी शीट्स होती हैं और ये फाइबर्स जिस तरह हम आगे देखेंगे, हम आपको बताएँगे कि वो जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिलेंडर आप रखो और सिलेंडर के इर्द-गिर्द आप एक 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 पेपर की शीट बनाओ, फिर दूसरी बनाओ, फिर तीसरी बनाओ, फिर चौथी बनाओ और हर शीट इज़ द लैमेला इज़ द कोलेजन और ये हर साल या हर जब एक नई ग्रोथ स्पर्ट होती है तो एक और लेमिला बन जाते हैं, एक और लेमिला, एक और लेमिलास बनते जाते हैं। वो एक सेंट्रल जो जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, सेंट्रल कैनाल के इर्द-गिर्द आप समझ लो कि आपने शीट्स ऑफ आप पेपर लगाते जाओ, लगाते जाओ। इनकी एक शीट और दूसरे के दरमियान में बोन मैट्रिक्स और उसके अंदर ट्रैप विल बी द ओस्टियोसाइट्स। ठीक हो गया? और उसके दरमियान में क्या है, ये शीट्स हैं, उसके दोनों तरफ जो होगा, क्या होगा, एक शीट और दूसरे शीट के दरमियान में क्या है बेटा? बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स में सारे प्रोटोग्लाइकेन्स और उसके अंदर ट्रैप्ड होंगे ऑस्टियोसाइट्स। ठीक हो गया? और शीट्स के दोनों तरफ, यानी कि इस साइड में भी बोन मैट्रिक्स है, दोनों तरफ जो कैल्शियम और फॉस्फेट एक उसी के साथ-साथ दोनों को एम्पावर इसको एनफोर्स इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और वो क्या करती है उसके साथ लग उसके जुड़ी रहती हैं और उसको एम्पावर करती हैं व्हिच इज़ नोन एज़ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। एक तो कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टल्स थे ही थे, लेकिन एक और क्रिस्टल्स है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स एंड ये किसकी फॉर्म में? रॉड्स की फॉर्म में, बड़े-बड़े रॉड्स हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि जहाँ पर भी एक तुम लेमिना ड्रॉ करोगे तो इमेजिन करना दोनों तरफ इसके सपोर्टिंग उतनी ही शीट जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो वो क्या करती है उसको उसको एम्पावर कर देती है उसका कोलेजन को। इसलिए जितना लंबा और वो है उतनी ही लंबी वो शीट्स भी और अगर आप उसमें से कोलेजन निकाल दो तो वो ब्रिटल हो जाएगी, कड़क से टूटेगी। और अगर उसके अंदर आप क्या करो कि अगर ये रहने दो, आप क्या कहते हैं क्रिस्टल्स के वो निकाल दो रॉड उसके और उसके अंदर सिर्फ कोलेजन रहेगा तो वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं ये हरकतें करते हैं। ओके जी, ये सारा कुछ हो गया समझ आया बेटा? चलो, अब आ जाते हैं हम इसको जल्दी-जल्दी खत्म करें कि अब बोन्स के सेल्स कौन से होते हैं बेटा? एक होता है सेल्स पढ़ेंगे, फिर अरेंजमेंट पढ़ेंगे और विल ट्राई टू फिनिश एज़ मच एज़ ऑस्टियोप्रोजेनिटस सेल्स। क्या था? पहले हमने क्या कहा था शुरू वोवन बोन्स बनती हैं। तो वो कहाँ से बनती हैं बेटा? जब मेसेंकाइम पड़ा हुआ था। जहाँ पर उसने आपको उसको स्टिमुलस मिलता है, ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो आ जाते हैं, प्लेटलेट फैक्टर्स और बाकी फैक्टर्स वहाँ पहुँचते हैं और उसे कहते हैं लोबी। जेनेटिक्स में उसका होता है सारा, एपिथेलियम बताती है, जो भी उसको फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं उस जगह पे मेसेंकाइम कंडेंस होना शुरू हो जाता है और जब वो कंडेंस होना शुरू होता है तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेसेंकाइम है ना तो मेसेंकाइम एंडोथेलियल भी बनाता है। तो वो जो एंडोथेलियल बनाता है बेटा तो वो क्या करता है उसको अरेंज करना शुरू कर देता है और वो फिर क्या होता है कंडेंस हो जाते हैं और फिर वो चेंज हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। और फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अपना फिर मैट्रिक्स सिक्रीट करने लग जाती है वोवन में, फिर कोलेजन भी सिक्रीट करेगी और फिर आपका प्रोटोग्लाइकेन्स भी ग्लाइकोप्रोटीन करेगी और अभी भी कैल्शियम इतना ज़्यादा उसमें प्रोटोग्लाइकन इतना नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर उसमें ऐड होता चला जाएगा और फिर वो कैल्सिफाइड ऑसिफाइड हो जाएगी। समझ आए? जैसे हम प्राइमरी सेंटर कहते हैं तो जब वो प्राइमरी सेंटर एक्टिवेट करता है डायफिजिस में एंटर करता है वो उसका स्टिमुलस आता है तो वो वहाँ की इधर की मेसेंकाइम जो होगा वो डायफिजिस या शाफ्ट की तरफ आएगी और वहाँ उसको कंडेंस होना शुरू करेगी, फिर वहाँ ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे, वो अंदर की तरफ उसके सिक्रीट करेंगे, फिर बोन मैट्रिक्स में वो जब वो ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सिक्रीट करेगा तो वो उसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो जाएंगे और वो ऑस्टियोसाइट्स बन जाएंगे और फिर उसको रीमॉडलिंग के लिए और ब्लड आ रहा है तो वो मोनोसाइट्स अंदर आएंगे और वो चेंज होंगे इनटू क्लास और उसको खाना शुरू कर देंगे। सो दैट इज लाइक समथिंग व्हाट आई टोल्ड यू इज लाइक एन इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकार्टिलेजनस होगा तो वो ये होगा पहले वो सबसे पहले मेसेंकाइम विल चेंज इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट विल फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं बेटा वो क्या करेंगे वो फिर तैयार होकर पूरी अपनी बोन की उसकी शक्ल बना लेंगे, अपर एंड लोअर एंड और छोटा सी बोन बन गई बट देट विल बी ऑल हाईलाइन कार्टिलेज कार्टिलेज होगी। फिर क्या होगा उसके बाहर के सेल्स जो होंगे मेसेंकाइम दे विल चेंज इनटू व्हाट, वो क्या चेंज इनटू इनटू ऑस्टियोब्लास्ट और फिर ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करेंगे और इर्द-गिर्द कॉलर शाफ्ट के इर्द-गिर्द बना देंगे जब ये आपका प्राइमरी सेंटर डेवलप होता है, प्राइमरी सेंटर इन द शाफ्ट। तो उस वक़्त फिर ये कॉलर बनाएगा ऑस्टियोब्लास्ट में तो अंदर अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा सकेगी। जब अंदर न्यूट्रिशन आएगी तो अंदर के हाइलाइन जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएँगे, वो मरना शुरू हो जाएँगे। ऑस्टियोक्लास्ट अंदर फिर उसके अंदर होल करेगा, अंदर ऑस्टियोक्लास्ट जो बाहर से आए हैं वो उसके कॉलर के अंदर होल करेगा, अंदर ब्लड
कैपिलरीज को लेके जाएगा, अंदर तक घुसेगा और अब क्या होगा, अंदर वो उसको खाना शुरू करेगा और ऐसे खोखे खोखे से बन जाएंगे, ऐसे ऐसे शेड्स बन जाएगा और उस शेड्स पर अब फ्रेश अंदर सेल्स आएंगे तो दे चेंज इनटू ऑस्टियोब्लास्ट और वो जो फ्रेम है उस फ्रेम के ऊपर वो बोन बनाना शुरू करेंगे और फिर उसके साथ ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी करेंगे, वो ट्रैप होकर ऑस्टियोसाइट बनेंगे और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल और फिर स्प्रेड करेंगे ऊपर और नीचे। जब वो ऊपर नीचे करेंगे तो बेटे आपके क्या कि आपकी जो डायफिसिस है या शाफ्ट वो ऊपर की तरफ भी जाएगी और नीचे की तरफ, यहाँ तक कि बेबी पैदा हो जाएगा। और जब बेबी पैदा हो जाता है तो हमारे प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, सेकेंडरी सेंटर नहीं होते, एक्सेप्ट कौन सा, फीमर का लोअर एंड। फीमर का लोअर एंड का सेकेंडरी सेंटर पहले होता है ऑन द 9th मंथ। इसीलिए मेडिको लीगली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जिस्म के किसी और बोन के अंदर आपका नहीं होगा सेकेंडरी सेंटर, दे विल ऑलवेज अपीयर आफ्टर द बर्थ। उसमें सिर्फ ये लोअर एंड ऑफ द फीमर में ये आपसे पूछा जाएगा, हम आपको क्वेश्चन भी देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल लीगल। कोई बच्चा खुदा ना खास्ता मर गया, कोई जिसको हमने इसको ट्रेस करना होता है कि ये बच्चा क्या कितने मंथ का था, हमें क्या पता ये था भी या नहीं था, वट एवर, तो उसकी फिर हम क्या करते हैं, उसकी फीमर का चेक करते हैं कि क्या वो 9th मंथ तक गया था, तो उसका अगर होता है तो उसका क्या रहता है, उसमें सेकेंडरी सेंटर। अब क्या है कि शाफ्ट के अंदर से स्प्रेड है, राइट लेफ्ट की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नीचे की तरफ, तो वो आप बोन बनती जा रही है, दिस इज लाइक इंट्राकार्टिलेजनस। लेकिन क्या है, अभी एजेस जो थे ना वो तो भी पड़े हुए, आफ्टर द बर्थ फिर उसका एंटर करेगी ब्लड सप्लाई और एंटर करके वो सेंटर में जाके स्प्रेड करेगी और वो रेडियली स्प्रेड करती है, शाफ्ट ऊपर नीचे स्प्रेड करती है, अब ऑसिफिकेशन। अब उससे क्या होता है, जब वो रेडियली स्प्रेड करेगी, नीचे शाफ्ट आ रही है, ऊपर से वो रेडियली कर रही है, तो बीच में एक लाइन ऑफ कार्टिलेज रह जाएगी और एक रिम बाहर रह जाएगा विच इज नोन एज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो रिम रह क्योंकि रेडियली स्प्रेड करता है ना, सेकेंडरी सेंटर होता है इन द अपर एंड लोअर एंड में, तो उसके उसका वो सब अपना एक एक ब्रिम छोड़ देगी विच इज एन आर्टिकुलर कार्टिलेज, और डायफिसिस और मेटाफिसिस के दरमियान एक रिम एक और रह जाता है नोन एज द एपिफिजियल प्लेट। आपको समझ आई? फिर जो स्क्रू होता रहता है तो क्या होगा, वो आपकी एपिफिजियल प्लेट है, वो उससे कार्टिलेज फिर चेंज होती जाएगी और वो मेटाफिजिस से होती हुई द डायफिसिस आएगी एंड अल्टीमेटली बाय द 21 आप बढ़ते चले जाओगे और आपका इसी तरह के से क्या है, दिस इज एन इंटरस्टिशियल, आपकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ते चली जा रही है। और गर्थ में आपका क्या होगा, जो बाहर की जो साइड पे जो पड़े हुए हैं जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो थिक होके ऊपर नीचे स्प्रेड करेंगे और आपकी थिकनेस बना देंगे। यू अंडरस्टैंड, लंबाई कैसे हो गई और चौड़ाई कैसे हो गई। सो व्हाट द एपेंडिकुलर के अंदर आपका इंट्राकार्टिलेजनस, आपकी ग्रोथ, मेम्ब्रेनस, आपकी जो कैल्वर्स होते हैं यानी कि फ्लैट बोन्स होते हैं, उनके अंदर एक सेंटर में कई सेंटर्स, एक जगह शीट समझ लो मीजन का पड़ी और कई सारे ब्लड सप्लाईज आए, ब्लड एंटर किए और उन्होंने क्या किया, ऑस्टियो ऑस्टियो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स तो नहीं होगा, मेसेंकाइम इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, फिर वो ऑस्टियोसाइट में ट्रैप होकर ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, एक ऊपर का कॉम्पैक्ट बोन बना देंगे नीचे और बीच में स्पॉन्ज बना देंगे, सारे कुलेस कर देंगे। तो दिस इज द हाउ दे गोइंग टू फॉर्म योर, आपके क्या करते हैं बेटा, और सब कुलेस होके सेंटर बना देंगे और वो जो है दैट इज गोइंग टू बी इंट्रामेम्ब्रेनस। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये सेल्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बेटे बोन सेल कौन से हैं, तो आपके डल्ट में है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, और उसके अलावा क्या होंगे बेटे, और ये कहाँ पड़ेंगे, ये जो बोन बनाई थी ना मैंने, हमने अल्लाह ने बनाई, उसके बाहर ना अल्लाह मैंने डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके आगे कनेक्टिव टिश्यू उसको बाहर से कवर कर दिया, तो उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। अंदर का तो बन रहा था ना, बाहर की भी कवरिंग आ रही है। अब ये पेरियोस्टियम जो है बेटा आर्टिकुलर कार्टिलेज में नहीं होगा मगर शाफ्ट में होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इसका आउटर लेयर जो होती है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड वेसल्स पड़े होते हैं ताकि उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर सके, और नीचे क्या होंगे, स्टेम सेल्स पड़े होंगे और जिनको ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, और ये ग्रोथ होता है आफ्टर द बर्थ, और जैसे जैसे बढ़ेंगे ये चेंज होंगे, दे विल नॉट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द मेसेंकाइम वंस द बेबी इज बोर्न, बट दे विल चेंज फ्रॉम द ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ये मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी, मगर ये चीजें बेटे समझ लो जरा जल्दी से, ठीक हो गया। सो दिस इज ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल कब बनेगा, इनिशियली बच्चों में मेसेंकाइमल सेल था, मेसेंकाइमल सेल चेंज हुआ ऑस्टियोब्लास्ट डायरेक्टली में, और जब वो उसमें था तो वो चेंज होता रहेगा, लेकिन वंस द एडल्ट इज देयर तो अब क्या बनेगा बेटे, ऑस्टियोप्रोजेनिटर, जो कि पेरियोस्टियम के लो अंदर वाली लेयर में बैठा हुआ है,
ठीक है। और जब हम बीच में से वो खाता जाने ऑस्टियोक्लास्ट, तो बीच में से मैरो कैविटी होगा, मैरो कैविटी को जो लाइन करेगा उसको एंडोस्टियम कहते हैं। उसके भी अंदर दो लेयर्स होते हैं, जो मैरो की तरफ होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, और जो बोन मैट्रिक्स की तरफ होता है वो आपके ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। सो एक बाहर भी कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल की लेयर है, और एक अंदर भी, जिसको एंडोस्टियम कहते हैं, और दोनों में रिजर्व्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं। तो बोन दोनों तरफ से ग्रो करती है, अंदर से भी और बाहर से भी करती है। थिकनेस ज्यादा जो होती है वो पेरियोस्टियम से होती है, और एंडोस्टियम जो है वो मैरोपेशी को करती है। डू यू अंडरस्टैंड? मैं भी दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा। So anyway, these are mesenchyme stem cells with the potential of division of differentiating into periosteal cells. पेरियोस्टियम के अंदर भी वो पड़े होंगे। पेरियोस्टियम की भी दो लेयर्स हैं, एंडोस्टियम की भी टू लेयर्स हैं। ये मैरो कैविटी को लाइन करते हैं, और रिवर्जन किनाल्स को, रिवर्जन एंड परफोरेटिंग किनाल्स, वो भी हम आगे बताएंगे कि अंदर के कैसे किनाल्स होते हैं, वो जिसको हम बताएंगे अभी बाद में। पेरियोस्टियम जो है वो हमारी बोन्स के बाहर का जो हिस्सा होता है, उसके अंदर डेंस टिश्यू की दो लेयर्स होती हैं, एक के अंदर वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, और नीचे वाले में आपके प्रोजेनिटर सेल्स पड़े होते हैं। तो दे आर बिग सेल्स एंड दे हैव अ न्यूक्लियस लाइट कलर, flattened squamous cell with a lightly staining elongated ovoid nucleus and inconspicuous acidophilic or slightly basal, because इसमें rough endoplasmic reticulum वगैरह गोल्जी वगैरह ज्यादा होगी। ये है सारी चीजें बेटा। अगर ये देखो शुरू में ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट की ये क्या है, अगर हम इनिशियल स्टेजेस में देखें तो क्या होता है बेटा कि इसके अंदर ये मेसेनकाइमल सेल्स था, इसमें ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब इस जगह पे इसने बनाना था बोन, अल्लाह ने उसके ग्रोथ फैक्टर्स को आ गया कि भाई यहाँ बोन बनाओ। अब ये यहाँ आके ना कंडेंस हो गई, लूज लूज पड़े हुए थे, ब्लड वेसल्स के थ्रू भी आए और यहाँ कंडेंस हो गए। यहाँ कंडेंस होके इन्होंने किया था, यहाँ पर ये जो बोन बन रही है, तो इधर यहाँ पर इन्होंने क्यूबॉइडल टू कोलमनर आपके ये ऑस्टियोब्लास्ट को लाइन कर दिया, ठीक है। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ये ऑस्टियोक्लास्ट पड़े हुए, और ये अंदर ये जो ट्रैप हुए हैं ये ऑस्टियोसाइट्स है, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये चेंज होके ऑस्टियोब्लास्ट बने, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिक्रीट करना शुरू किया। क्या है ये जो नया जो फॉर्म हो रहा है लाइट कलर का, इसमें क्यों है लाइट, क्यों है क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं है। और ये डार्क क्यों है, क्योंकि इनके अंदर फाइबर्स भी प्रॉपर हुए में, और सबसे ज्यादा इसमें कैल्शियम भी बहुत डिपॉजिट है। और इसमें जो ट्रैप्ड हुए स्क्वीज हुए आमंड शेप चीजें हैं, वो जिसके इर्द गिर्द स्पेस पड़ी हुई है, दीज आर द लेक्टिक स्पेसेस एंड दीज आर बेसिकली द ऑस्टियोसाइट। ये न्यूली फॉर्म जब नई बनती है तो फिर ऐसे बनती है कि ऑस्टियोब्लास्ट ये बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। शुरू की बात बता रहा है कि यानी कि बाद में हमने जब जब भी हमने ऑस्टियोब्लास्ट ने जब चेंज होना है, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स ने चेंज होना है, तो ये नए ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाएंगे बेटा, नई बोन्स। और अभी ये कैल्सिफाइड नहीं इसलिए लाइट कलर है, यहाँ पर डार्क हो जाएगा जब ज्यादा कैल्शियम आ जाएगी, और कोलेजन का अरेंजमेंट भी शुरू हो जाएगी। और जब ये ट्रैप हो जाते हैं तो ये अब इस जगह में ये जाएंगे। जब ये श्रिंक होते हैं बेटा, तो इसके इर्द गिर्द एक स्पेस रह जाती है, इसको लेक्यूनी कहते हैं। अब इसी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, मगर इनके काफी इधर उधर इसके वो भी होते हैं। अब इसको ये अजीब भिडंगा सा बना हुआ है, तो इसका काम क्या होगा, इसके ये रफल बॉर्डर्स होंगे और एक इसका स्मूथ बॉर्डर होगा। रफल बॉर्डर्स में यहाँ एक्टिन लगी होती हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, और ये साथ ना जैसे सपोज करो कि जैसे स्टेपल कर देता है कि यहाँ से हिलो ना। और यहाँ से ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डिसोसिएट करके H2CO3 आएगा, HCO3 वाटर ब्लड में चला जाएगा, और हाइड्रोजन आयन इधर आएंगे। हाइड्रोजन आयन जब इसमें आएंगे तो वो उसको डीकैल्सिफाई कर देंगे, और डीकैल्सिफाई जब करते हैं फिर जाहिर है वो तो बोन मैट्रिक्स में से कैल्शियम रिलीज हो जाएगी, और ये वापस उसको लेके फिर उसको ब्लड में देते हैं। ऑन दी अदर हैंड साथ साथ ये क्या सिक्रीट करेंगे बेटे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, कोलेजनेजेस, और आगे और भी किस्म की होंगे जो सारे प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स को तोड़ देंगे इनटू बेसिक डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स में, और वो भी इसको एब्जॉर्ब करेगा और खा इसको वापस ब्लड में डाल देगा। और जो कुछ डेब्रीज रह जाएंगे उसको ये खुद खा देगा, इसलिए मल्टी न्यूक्लियड इतना होता है, 150 इसमें न्यूक्लियस होते हैं। एनीवे दिस इज हाउ इट इज, एंड दिस इज, ये देखो ये मेसेनकाइम पड़ा हुआ है, ये आपके ये है ऑस्टियोब्लास्ट है, ये नया, अच्छा ये जो नई बन विच इज नॉट कैल्सिफाइड इज नोन एज ऑस्टियोइड। उस बोन टिश्यू को क्या कहते हैं, ऑस्टियोइड टिश्यू क्या होता है, विच इज नॉट कैल्सिफाइड, इट इज नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, नया है। लेकिन दिस वन, ये जो डार्क कलर तुम्हें सारा नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, ये वो है जिसको ऑस्टोन कहते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट ऑफ द जो फाइबर्स है वो भी एक एक खास पैटर्न से पड़े होते हैं और कैल्सिफाइड होते हैं, इसलिए ये डार्क ब्लू है। और ये जो पिच के अंदर सारे जिनके स्पेसेस हैं ये ऑस्टियोसाइट्स पड़े, ठीक हो गया। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल इससे होगा, इसका एक टेस्ट होता है जो फेस कर रहा था, ये देखो जो फेस कर रहा है इस तरफ, और न्यूक्लियस इधर होना चाहिए,
और यहाँ इसका ये है जो कि फेसिंग टुवर्ड्स द बोन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाले तरफ जो ये बोन मैट्रिक्स की तरफ है, ये जो है ये अवे है। ठीक है, यहाँ वो सिक्रीट क्या करेगा, यहाँ वो सब सिक्रीट करेगा जो मैंने आपको बताया। क्या क्या करेगा, आपके फाइबर्स करेगा, कोलेजन 1 करेगा, कोलेजन 5 भी हो सकता है, मगर सबसे ज्यादा कोलेजन 1 करेगा, जो फिर फॉर्म करेगा, लेमेलेज बनाएगा वो। ठीक, और खास अरेंजमेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन इसे कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, वो खास तरीके से करेगा और लेमेलीज में बना देगा, ऑर्गेनाइज करेगा। साथ साथ वो बेटे ग्राउंड ऑप्शंस करेगा, और उसमें क्या क्या प्रोटोग्लाइकेंस होगा, और वो जो है वो क्या करेगा बेटे, वो डर्मेटिन सल्फेट या कैरेटिन सल्फेट होगा, या हाइलुरोनिक एसिड होगा, या प्रोटोग्लाइकेंस ग्लाइकोप्रोटीन्स करेगा जो ग्लू, और वो ऑस्टियोकैल्सिन करेगा। और ऑस्टियोकैल्सिन क्या करती है बेटा, कैल्शियम को कैप्चर करती है। उसके साथ ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी करता है, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना बेटा, वो मिनरलाइजेशन में और ये ऑस्टियोकैल्सिन मिनरलाइजेशन में हेल्प करती है। ये कैसा शक्ल है इसकी, कि बॉडल टू पोलर, एक्टिव, फ्लैटन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और अगर जब ये फ्लैट या एक्टिव फॉर्म में होगा तो फिर क्या करेगा, जरा पतला हो जाएगा। सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स, कोलेजन, प्रोटोग्लाइकेन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ऑस्टियोनेक्टिन। ये ऑस्टियोकैल्सिन जो ये सारी सिक्रीट करेगा। लो भी ऐसे है ये था वो सेल। एक एंड ये था पोलराइज्ड है। इसका एक एंड क्या है बेटा, यहाँ न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है, इसके 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 ये प्रोसेसेस निकल रहे हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खास किस्म के वेसिकल्स बनाएगा। कौन से, जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा और ग्राउंड सब्सटेंस की चीजें, प्रोटोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन। लो ये वेसिकल्स बन के बेटे बाहर आ गए, और साथ साथ कोलेजन भी आ गया। और जो शुरू में जो पहली फॉर्म है, ये देखो, ये इसको इसने हाई पार में किया, तो ये इसके बने हैं मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड होके इसके वेसिकल्स बनेंगे बाहर। और इसमें क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी है, और साथ साथ ग्राउंड सब्सटेंस प्रोटोग्लाइकेंस वगैरह भी उसको सिक्रीट करता है। ये मगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और साथ कोलेजन को भी सिक्रीट, साथ ग्राउंड सब्सटेंस भी कर लिया इसने। लो जी, अभी एल्कलाइन फॉस्फेटेज इतना ज्यादा बाहर नहीं निकला, और अब इसने क्या किया कि पहले वाला जो फॉर्म थे ये सिक्रीट किया, उसके बाद अगला, अब यहाँ ये डिसऑर्डर, रिलीज मैट्रिक्स वेसिकल एंड कोलिन फाइबर्स, यहाँ इसने रिलीज किया। अब कहीं कहीं तुम्हें ये कुछ नजर आ रहा है, अब ये रिलीज किया ना इसने, इसके साथ साथ ऑस्टियोकैल्सिन भी की। ठीक है ना, अब ऑस्टियोकैल्सिन ने क्या, थोड़ा थोड़ा ये मिनरलाइजेशन किया, ये मिनरल समझ लो, थोड़ी थोड़ी कैल्शियम आके चिपक के। अब ये आ गया, और ये फाइबर जरा थोड़ा सा और बढ़ा, तो अब ये ऑर्गेनाइज हो गई, ये थोड़ी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो गई। और अब देखो इसको, इसकी हम पिक्चर लेते हैं, इस वाले की, इसकी पिक्चर ली, ये क्या हो गया, अब ये और कैल्शियम आ गई, और जरा जरा से बेहतर हो गई, ये डिसऑर्गेनाइज से ये ऑर्गेनाइज हो गई। अब ये हो गया, अब इससे और मेच्योर होने लगा, तो बेटे अब क्या होगा कि इसमें इतना ज्यादा ये कैल्शियम आ गया, ये देखो कितनी ज्यादा कैल्शियम, यहाँ स्टार्स थी यहाँ, और ऑर्गेनाइज्ड और होगी, और ग्राम सैप्सन भी बन गई, ये तो काफी ज्यादा। इस सारे को फ्रॉम दिस टू दिस एंड इज नोन एज ऑस्टियोइड। वो जो लाइट कलर का नहीं मैंने कहा था, वो लाइट कलर है, ये लाइट कलर के स्टेजेस है ऑस्टियोइड। अब ऑस्टियोन जो है बेटा, वो इससे ऊपर है यहाँ। अब यहाँ इतना ज्यादा कि सारा का सारा कैल्सिफाइड। आगे समझ में आता बेटा, शाबाश, ये हो गया ऑस्टियोसाइट्स। जब उन्होंने ये कर दिया, उनको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट है ना, ये नॉन वो है मल्टीप्लाइंग, ये नहीं मल्टीप्लाई करते, गए तो गए। तो फिर नया बोन कैसे बने, हड्डियां वड्डियां ये तो टूटती रहती हैं, तो वो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स नहीं आएंगे, वरना ये मल्टीप्लाई करते करते फिर अपने वक्त के साथ, एज के साथ ऑप्टोसिस खत्म हो जाता है। ऑप्टोसिस को समझ ना, नॉर्मल प्रोसेस है, जब वो एज हो जाता है तो सेल गिर जाता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये भी अपनी एज के साथ जाएगा। लेकिन नया सेल जो बनेगा, हड्डी वड्डी टूट गई तो होगा, या कुछ नया बनना है, रीमॉडल करना है, नहीं करना, तो वो फिर ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स बनाएगा। इसीलिए फिर ग्रोथ होती जाती है, और वो लंबा लंबा सेल होता जाता है, हड्डी बड़ी होती जाती है, नए नए आते हैं। अब ये इसका काम है, मेंटेन करता है क्या, मिनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट। ऑर्गेनिक एलिमेंट के फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटोप्रोटीन दोनों करता है। आमंड शेप श्रिंक हो गया, आमंड हो गया, इसकी किताबें बंद होगी, दिस इज द वेरी वेरी बेसोफिलिक इन नेचर, और इसका बहुत ज्यादा टाइट इसका न्यूक्लियस होगा बेटा। ठीक है, डार्कली स्टेन्ड होगा, क्यों, वो लाइटली स्टेन था, वो उसकी किताबें नहीं थी, वो पढ़ा जा रहा था आरएनए, ये बंद हो गया। और इसके अंदर ये देखो, ये श्रिंक हो गया, और साथ उसने अपने डेंड्राइट्स पैदा कर लिए, श्रिंक हो गए ना, ऐसे इसके ट्रीज बन गए। अब जब ये जिस सारी स्पेस में हुआ, और ये सारी चीजें स्पेस जो है, इन सब के इर्द गिर्द स्पेस क्रिएट हो गई। तो जो स्पेस के इर्द गिर्द क्रिएट हुई बेटा, ये देखो, ये सारा सेल है, और ये इसके डेंड्राइट्स है, और ये मैट्रिक्स था।
अब ये मैट्रिक्स के अंदर ये जो पड़ा हुआ है बेटा, दिस इज नोन, ये जो श्रिंक होके स्पेस बनी जिसके अंदर ये इसका आर्म पड़ा हुआ है, दिस स्पेस इज नोन एज कैनेलिकुलाई and this space around the body is known as the lacunae. जब ये श्रिंक हुआ तो ये जो स्पेस बच गई, ये जो ब्राउन सी स्पेस बनी बिटवीन दिस एंड द सेल इज नोन एज द लेकुना, और ये लेकुना कंटिन्यू होगा इनके प्रोसेस में इन द फॉर्म ऑफ कैनेलिकुलाई, कैनाल से बन गए। कैनाल में क्या पड़ा हुआ है, इसके प्रोसेसेस, लेक्यूना में क्या पड़ा, इसकी बॉडी, और ये न्यूक्लियस अंदर पड़ा हुआ है। सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक। अब ये इनका काम ये था कि ये जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है इसके अंदर जो पेरियोस्टियम में थी या एंडोस्टियम में ब्लड पहुंचा था, कैपिलरीज पड़ी थी, वो क्रॉस नहीं कर सकती मैट्रिक्स को, क्योंकि ये तो कैल्सिफाइड है, कहाँ से कैपिलरीज इसमें से गुजरे और इसमें से डिफ्यूजन नहीं हो सकती। तो क्या होता है, एंडोस्टियम के साथ और पेरियोस्टियम के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, और ये सेल टू सेल आगे मैं बताऊंगी कि ऐसा एक सेल दूसरे, यानी कि एक फाइबर होगा, दूसरा फाइबर होगा, बीच में मैट्रिक्स होगा, ये ऑस्टियोसाइट बीच में पड़ा होगा, और ये फिर अगले के साथ मिलेगा, फिर इस तरह होगा। मैं बताती हूँ। लो भी ये देखो, ये ऑस्टियोसाइट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके कैनाल में पड़ा, ये इसका प्रोसेस है, ये कैनाल और ये लेकुना है, ये लेकुना और ये कैनाल और ये प्रोसेस और ये सेल, इतना बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये मैट्रिक्स, ये सेल को इधर इमेजिन करो माइक्रोस्कोपिकली, तो क्या है कि फाइबर्स भी पड़े हैं, लेकिन फाइबर्स इधर इधर पड़े होंगे, और ये सेल की जो लेकुना या किनाल्स हैं वो दूसरे वाले सेल के किनाल के साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आपका एंडोस्टियम मैरो कैविटी थी, तो मैरो कैविटी के अंदर क्या था, इधर आपका पेरियोस्टियम था, एंडोस्टियम था, कनेक्टिव टिश्यू, फिर आपके ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, फिर क्या था, लेमिनीज, फिर लेमिनीज, फिर इस तरह होते होते, और हर लेमिनीज के दरमियान ऑस्टियोसाइट्स पड़े हैं, वो क्रॉस करते हैं उनको लेमिनास को, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते 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 पेरियोस्टियम तक चले जाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन बाहर से आती है वो अंदर तक सारे मैट्रिक्स में होती हुई अंदर तक जाती है थ्रू दीज, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं बाय गैप जंक्शंस। तो सारे आपके आयंस और सारी न्यूट्रिशन पेरियोस्टियम से एंडोस्टियम मैरो कैविटी तक अंदर से बाहर आती है। कैसे इन्होंने जाल बिछाया हुआ है, अपने प्रोसेसेस को किनाल में होता है, और ब्लड वहां से आ रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो वहां से एंडोस्टियम से आया था या पेरियोस्टियम से, वो इन किनाल में रन करता है, और ये इसको लेके ये आगे जाके इस बाकी सेल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो सेल्स हैं, कहता है a network of dendritic process extending from the osteocyte are called, इनको मेकेनोस्टैट भी कहते हैं, मर्जी याद करना चाहो तो ठीक है। वो क्या काम है, ये क्या करते हैं, ये मॉनिटर कर रहे होते हैं किसको, मॉनिटरिंग एरिया विद इन द बोन्स वेयर लोडिंग हैज बीन इंक्रीज्ड। वो देखते हैं कि इसमें इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा तो नहीं होगी, कैल्शियम कम तो नहीं होगी, कैल्शियम ज्यादा तो नहीं होगी, ये इसको बताते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आपके जो हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं कैल्शियम को और लेकर आते हैं, वो उसको उसके साथ मुताबिक कर लेते हैं, या वो ब्लड में डाल देते हैं, अगर ब्लड में तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आपका एक्स्ट्रा पेरियोस्टियम से बाहर निकल जाएगा, और इसी तरह अगर उसको जरूरत होगी तो वो अंदर, तो ब्लड में ज्यादा हो गया तो यहाँ अंदर आ जाएगा, और अगर यहाँ ब्लड में कम है तो यहाँ से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। And this and signaling cell to adjacent iron levels and maintain the adjacent bone mass accordingly. Lack of exercise, वही मैंने कहा था ऑस्टियोपोरोसिस कब हो जाता है, नॉर्मली इंसान इमोबिलाइज हो जाता है, ज्यादा हिलता जुलता नहीं है, लैक एक्सरसाइज, या जैसे लोग जो आप एस्ट्रोनॉट्स को बोलते हैं, उनकी कोई उनकी पुल नहीं होती ना टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और तो वो क्या करते हैं, स्टिमुलस टू द ऑस्टियोप्रोजेनेटिस खत्म हो जाती है, तो डिक्रीज बोन डेंसिटी हो जाएगी, कैल्शियम होगी नहीं उसके अंदर, कम हो जाएगी ड्यू इन द पार्ट ऑफ द लैक ऑफ द मैकेनिकल स्टिमुलस टू दिस सेल। ये एक वैसे मैंने आपको लो भी, ये ऐसे है। ये बीच में एक एक चीज होती है जिसे कहते हैं किनाल, हम इसको कहेंगे, अब हम आगे बताएंगे आपको, सेंट्रल किनाल, और इसके इर्द गिर्द ये है बेटा, आपको सिर्फ इसमें क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स दिखा रहे हैं, हमारे फाइबर्स नहीं दिखा रहे। फाइबर्स क्या होंगे, इसके बीच में होंगे, ये यहाँ इसके बीच में होंगे, ये जहाँ एक सेल और एक सेल के दरमियान में ये फाइबर है, ये फाइबर है, और इसको क्रॉस करते एक दूसरे के साथ करते करते फ्रॉम द एंड ऑस्टियम, ये इसके साथ से होते हुए एंड टू द पेरियोस्टियम तक जाएंगे, ये देखो बाय द गैप जंक्शंस, ठीक हो गया। अब ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट बेटा क्या करते हैं, ये बोन मैट्रिक्स पड़ा है, अब वो भिडंगी से उसकी शक्ल बन गई, हम तो डाले जा रहे हैं ना, हम बनाए जा रहे बनाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता इसकी शेप लंबा करना है, छोटा करना है, कितना चौड़ा करना है। अब अचानक से कुछ सेल्स जो है मोनोसाइट है ब्लड से आए, और उन्होंने आगे देखा ये तो बड़ी बेढंगा सा है, इसको तो सही करना है, रीमॉडल करना है, तो ये सेल आ जाता है, इसका एक एंड स्मूथ होता है जिसके अंदर सारे न्यूक्लियस है, और दूसरी तरफ इसमें रफल्स है, ये देखो इसके दूसरे एंड में रफल्स और इसमें न्यूक्लियस है।
अब जैसे इसने इसको कहते हैं रीमॉडल, तो इसको न्यूक्लियस कहता है भी लो भी तुम जरा लाइसोजाइम जो लाइसोसोम्स है ना उनको एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करके क्या होता है, प्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी में लाइसोजाइम्स बनते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर बने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनेंगे और ये कोलेजनेजेस और ये बनाएंगे और ये वेसिकल्स इसके अंदर जाएंगे और वेसिकल से होके वे इधर आ जाएंगे। अब ये जब इसके साथ चिपकता है तो इसका ये जो स्मूथ एंड है और एक रफल्ड एंड है, रफल्ड एंड को यहाँ से इसको हिलना नहीं चाहिए, वो वहीं का वहीं जम जाए। तो जमने के लिए बड़ी आसानी, कॉमन सेंस, देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो चिपकने के लिए वो जो थी ना जो ऑस्टियोब्लास्ट, वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए बाय व्हाट एडहेरेंस और डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन के साथ, और वो एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं। अब ये कैसे इसके साथ बैठे, इसके अंदर रफल बॉर्डर है, ये तो आप देख रहे हो, ये एक्टिन एक्टिन फिलामेंट्स है, इस जगह पे ये बोन मैट्रिक्स है। अब इसने ये जगह खाई है तो ये यहाँ के चिपक गया। जब यहाँ के चिपका बेटा, तो यहाँ वाली जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें आपके एक्टिन फिलामेंट्स है और ये जाके इसको एंकर कर देंगे बोन मैट्रिक्स पर। ऐसे समझो कि स्टेपलर्स लगा देते हैं दोनों तरफ। अब जब स्टेपलर लगा दिया तो ये क्लियर जोन बन जाती है, यहाँ कोई ऑर्गेनेलिज नहीं आती और यहाँ सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। और ये जो इसकी प्रोसेसेस हैं इसके अंदर क्या जमा होना शुरू हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, दे आर गोइंग टू बी, और ये ऐसे जैसे माइक्रोबिला नॉट एट द टॉप बट एट द बेस। और यहाँ से ये बेटे ये जाके चिपकना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर क्या होंगे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ आएंगे और इधर जाके इधर आ जाएंगे और वो क्या खाना शुरू कर देते हैं, कोलेजन और बाकी सब चीजें। बट ऑन दी अदर हैंड इसके अंदर बेटे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाता है, H2CO3, और इसको एसोसिएट कर देगा। HCO3 वापस ब्लड में चला जाएगा, H बाहर आ जाएगा। H जब बाहर आता है तो वो क्या करता है, माइक्रोएनवायरमेंट में तो लो पीएच एंड द लाइसोजाइम एंजाइम्स मिलके ये क्या करते हैं, ये डीमिनरलाइज करते हैं। ये मिनरलाइज करेगा, एसिडिक मीडियम करेगा, तो यहाँ पर कैल्शियम आएगी और ये वापस ब्लड में। आगे समझ। अब इसको कंट्रोल कौन करता है, ये कैल्शियम कब इसने खाना है कब इसने पीना है, ये इसको क्या पता है कि कैल्शियम इन्हें कब करना है। ठीक है, बोन वोन तो बना लेता है। ये है बेटा एक हमारे पास है पैराथायरॉयड हार्मोन, हार्मोन है। थायराइड के साथ दो हमारी चार छोटी छोटी चीजें लगी पैराथायरॉयड। लोग पैराथायरॉयड जो है उसका काम ये होता है कि याद इस तरह रखना कि कैल्सिटोनिन एक और होता है, वो भी थायराइड के अंदर एक दबे हुए एंडोक्राइन सेल्स है, उनको वो कैल्सिटोनिन, उनको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, वो थायराइड में पड़े होते हैं। और थायराइड के साथ एक एक्स्ट्रा एक ऑर्गन एंडोक्राइन पड़ा है, उसको पैराथायराइड कहते हैं। थायराइड एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, उसके अंदर उसकी हिस्टोलॉजी के अंदर एक सेल्स और पड़े होते हैं जो कैल्सिटोनिन, तो थायरोक्सिन करता है, लेकिन उसके अंदर एक और सेल पड़ा होता है, उसको कहते हैं पैराफॉलिकल। उनके फॉलिकल्स के साथ साथ एक और सेल पड़ा होता है वो कैल्सिटोनिन करता है, ये याद रखना। और पैराथायराइड वैसे उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे एंडोक्राइनल ऑर्गन्स हैं और वो पैराथायराइड। बस अब ये याद करो तो तुम्हें दूसरा भी हार्मोन याद हो जाएगा कि पैराथायराइड जो है ना बेटा, वो क्या करता है कि अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो टेटनी हो जाती है। टेटनी कैसे हो जाती है कि आपकी कैल्शियम उसमें से इतना कम कर देगा, वो सारा का सारा ले, अगर पैराथायराइड कम हो जाएगा तो सारा का सारा क्या है कि कैल्शियम लेवल ड्रॉप कर जाता है। अब लो जी ये बताते हैं कि ये याद रखना, पैराथायराइड अगर कम हो जाए तो कैल्शियम के आपने पढ़ा था नर्व मसल में, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, अगर कम हो जाए तो क्या हो जाता है, फिर वो मसल्स कैसे कंट्रैक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि नॉर्मली कैसे लेवल कहते हैं कि पैराथायराइड जो है बेटा वो क्या करता है, वो इंक्रीज कर, वो जाके एक्ट करता है किसके ऊपर, ऑस्टियोब्लास्ट पर। ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे पैराथायराइड के, लो भी वो उसी पर जाके अटैच हो जाता है। जब उस पर अटैच होता है तो वो एक खास किस्म का इलेक्ट्रोकाइनिन्स या सब्सटेंस बनाता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोक्लाटिक सिंथेटिक एक्टिविटी। वो जब रिलीज करता है बोन मैट्रिक्स तो वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज के सेल्स पे जाके उसको एक्टिवेट करता है। अब उनको जब एक्टिवेट करता है तो वो क्या करता है, उसकी इंक्रीज कर देता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। लो भी वो जब खाना शुरू होगा तो क्या करेगा, खा खा के क्या करेगा, उसमें डालना शुरू करेगा ब्लड में कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या बढ़ जाएगा। तो पैराथायराइड क्या करता है कि वो आपके ब्लड लेवल को बढ़ा देता है। पैराथायराइड क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ा देगा। कब बढ़ेगा ब्लड के लेवल को, कब, जब वो ऑस्टियोक्लाटिक एक्टिविटी बढ़ाएगा। तो यानी कि वो ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट अपने स्टिमुलेटिंग फैक्टर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट बनाएगा, वो ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करेगा और ऑस्टियोक्लास्ट खाना शुरू करेगा और वो डीमिनरलाइज करके ब्लड में डाल देगा। तो क्या हुआ, पैराथायराइड क्या करता है,
इंक्रीज करता है। तो जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड लेवल कम हो तो टेटनी हो जाएगी। बस चलो तुम ये इस तरह याद कर लो कि पैराथायराइड इंक्रीज करेगा, तो कहाँ से इंक्रीज करेगा, जब तक ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी नहीं करेगा तब तक वो ब्लड में कहाँ से आएगा, या तो आप ओरली खाओ या फिर आप अपनी बोन्स में से लो, स्टोर में से, इसी तरह बढ़ता है ना। और उसकी रिजॉर्प्शन होगी, इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल होगा, और एबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अच्छा, जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज था, मैंने कहा कि कैल्शियम बढ़ाता है, वो फॉस्फेट करता है बेटा, वो हाइड्रोलाइज करता है फॉस्फेट को। तो क्या है, ऑस्टियो कैल्शियम कैल्शियम को लेकर आती है बोन के अंदर, और जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज थी ऑस्टियोब्लास्ट वो फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करके लेकर आती है बोन में। और फिर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम के एमोफिस पार्ट भी, और साथ रॉड्स बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स। समझ आ गई, हाइड्रो ये ऑस्टियोब्लास्ट का काम है। एबनॉर्मल पोजीशन अगर हो जाए तो किडनी और आर्टेरियल वॉल में होता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ छोटी सी बात बंद कर दूंगी, फिर इनके आप लोग थक जाओगे, ठीक है। ये है बेटे ऑस्ट्राइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, एक कंडीशन है, उसमें बेटे होता क्या, ये आपका जेनेटिकली भी हो सकता है। इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ द बोन मैट्रिक्स एंड फाइब्रस डेनरेशन। ये आपका क्या है बेटा, आपका क्या करना है कि ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इसमें ये हो जाता है कि आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा देता है। जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाएगा तो क्या होगा, बोन में से निकल जाएगा। तो बोन में से निकल के कहाँ जाना शुरू जाएगा बेटा, इनटू द ब्लड। जब ब्लड में जाना शुरू करेगा तो फिर क्या होगा कि बोन तो बड़ी जल्दी उसका तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो जल्दी से टूट जाएगी और फिर बेंड कर जाएगी, बेंड कर सकती है, और मगर वैसे क्या है, ये बड़ा मुश्किल होगा, फ्रैक्चर इसके जल्दी हो जाएंगे। अब ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस ये एक और लफ्ज है। ऑस्टाइटिस फाइब्रो ये आपकी लेक्स आपकी बुक में नहीं है, ये मेरी मुझे जो पसंद है, विच आई ऑल्सो वेरी इंजॉय, और वो ये आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि ये कंडीशंस क्या हो सकती हैं बेटा, कि ऑस्टियोपेट्रोसिस भी एक चीज है। इसमें क्या है कि मार्बल स्टोन्स बन जाते हैं। लोग ये कैसे बन जाते हैं, ये कहता है कि इसके अंदर ये मार्बल किससे हो सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपके डिफेक्टिव आपकी जीन्स होती है, और जीन्स में से क्या हो जाता है कि ऑस्टियोक्लास्ट लैक, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट होगा, अगर ज्यादा हो जाए तो ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका हो जाएगा, ये भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। और अगर म्यूटेशनल ऑस्टियोक्लास्ट इतना एक्टिव ही नहीं है तो क्या होगा, मॉडलिंग ही नहीं होगी, बोन मैरो कैविटी नहीं बनेगी, बोन मैरो कैविटी नहीं बनेगी तो आपके ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो आप सोचो कि उसमें क्या होगा कि डेपोजिशन होती चली जाएगी, और मार्बल की तरह के स्टोन आपकी आपकी हड्डी बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं, मार्बल स्टोन, हेवी डेंसली, एंड ऑस्टियोक्लास्ट लैक द रफल बॉर्डर डिफेक्ट रिसॉर्प्शन। ये दोनों ऑस्टियोक्लास्टिक की वजह से है, और ये आपके जेनेटिकली हो जाते हैं कई बार। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है, हमने क्या अब तक क्या किया, what is a bone? It is a specialized connective tissue composed of this calcified cellular matrix. Histologically या एक एम्ब्रियोलॉजिकली होता है वोवन, और एक होता है एडल्ट में। एडल्ट में कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी हर में है, चाहे एक्सियल हो चाहे अपेंडिकुलर, ठीक है। अब इनकी लोकेशन कॉम्पैक्ट क्या होगी, हमेशा बाहर होगी, और हर बोन ये मुंह होगी। अब अगर हम लॉन्ग बोन्स में कहते हैं कि नहीं जी उसके स्पॉन्जी बहुत है, स्पॉन्जी तो होगा मगर उसका कॉम्पैक्ट कम होगा। लेकिन डायफिजिस या शैफ्ट के अंदर क्या होगा, उसमें कॉम्पैक्ट 80% और 20% होगा, उसके बीच के अंदर मैरो कैविटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब कि लिमेला, ये जो लिमेलीज थी ये आपकी कोलेजन 1 है। अब उनको देख के हम कहते हैं कॉम्पैक्ट, और उनको कहते हैं देख के हम स्पॉन्जी, उनकी अरेंजमेंट्स देख के, सेल्स को या कैल्शियम को देख के। वो हम करेंगे कब, जब हम एक्सरे करेंगे तो हमें कैल्शियम पता चलेगा। अगर कैल्शियम बढ़ गई तो वो मार्बल की तरह होगी, यानी कि वो ज्यादा सफेद सफेद अगर ज्यादा नजर आए इसका मतलब कैल्शियम है, और अगर काला काला नजर आए तो इसका मतलब डेपोजिशन नहीं हुई, ठीक है। सो जब हम बोन में जाएंगे तो कैल्शियम को हमने कैसे चेक करना है, बाय एक्सरे, और हम हिस्टोलॉजिकली क्या देंगे, कोलेजन की अरेंजमेंट, और उससे हमें पता चल जाएगा कॉम्पैक्ट है या स्पॉन्जी है। ठीक हो गई मेरी बात, समझ आ गई। अब कॉम्पैक्ट में कहता है कि ये सारे होंगे, हम हमने लेमेलिस देखने हैं, जो कहते हैं आउटर सर्कमफ्रेंशियल, इनर ऑस्टियंस क्या चीज है, इंटरस्टिशियल, और स्पॉन्जी में पैरेलल लेमेलिस होंगे, ठीक है।
ये मैं अब आपको नहीं बता रही, आगे चलते हैं। सो टाइप ऑफ बोन्स क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी बोन्स भी कह सकते हो, या प्राइमरी बोन्स क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल। सेकेंडरी बोन्स कौन सी है? एडल्ट की। इसमें जो प्राइमरी, इसको वोवन बोन्स कहते हैं, और सेकेंडरी में क्या होगी? एक होगी बेटा, इसके अंदर मैंने ये नहीं लिखा, इसके अंदर होगा लिमेलर, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी। हर एक में ये होगा, और कहीं कहीं इन अर्ली फॉर्म में भी वो लेमेलर भी होता है। ये अगर अगर बर्ड आ जाए तो घबराना नहीं। उसमें अब जो फाइल्स है ना, एक खास लंबाई की तरफ पड़े हैं। कॉम्पैक्ट, सारे के सारे भरे हुए, और स्पॉन्जी, स्पॉन्ज की स्टाइल में ये ऐसे, ठीक है। अब ये बेटे आपका है टाइप ऑफ बोन्स, वोवन, न्यूली कैल्सिफाइड, ठीक है। कहाँ होंगे? इमेच्योर बोन, प्राइमरी बोन्स, बंडल बोन्स। मेजर लोकेशन नॉर्मल, बच्चों में ही था, लेकिन बड़ों में अगर रह गया तो कहाँ रहेगा? डेवलपिंग एंड ग्रोइंग बोन्स में, हार्ड केलेसिस ऑफ द बोन फ्रैक्चर, वहां पर जब नई बोन बन रही थी तो बोन बनेगी शुरू में फ्रैक्चर के बाद। अब हिस्टोलॉजिकली क्या? इरेगुलर एंड रैंडमली प्लेस्ड सेल्स इन कोलेजन, दिखाए थे ना, कैल्सिफाइड जो था वो लाइटली कैल्सिफाइड, मगर क्या है वो ऑस्टियोइड की तरह का होता है। लेमेलर, रीमॉडल फ्रॉम द, इसके बाद जो आगे रीमॉडल होती है ना, वो रीमॉडल फ्रॉम वोवन बोन। अब इसमें लंबे लंबे हो रहे हैं, मैंने दिखाया था ना एंड में जब काफी लंबे लंबे, तो वो लेमेलर फॉर्म थी, पहले वाली वोवन थी, फिर जो बाद में बनी लेमेलर, उसके बाद कॉम्पैक्ट और कैंसिलस बनेगी, ठीक है। अब ये कहाँ होती है? जो सेकेंडरी बोन्स में आ जाती है, उसमें भी मिलेगी, और ऑल नॉर्मल रीजन्स ऑफ द एडल्ट में, इसमें भी आपको लेमेलर पड़ी हुई नजर आएंगी। पेरीफ्री में लेमेलर होगी, और फिर उसके बाद वो सर्कुलरली अरेंज्ड हो जाएंगी। Parallel bundles of collagen in thin layer lamellas with regularly spaced cells between heavily calcified, और ये प्रॉपर कैल्सिफाइड लेमेलर बोन्स हैं। अब जब इससे रिमॉडल हो गई, अब एक बात, कॉम्पैक्ट बोन, ज्यादातर हमारी एडल्ट में जो कॉम्पैक्ट बोन है वो 80% है, 20% हमारी सारी बोन्स में कैंसिलस बोन होती है या स्पॉन्जी पार्ट होता है, जो मैंने आपको दिखाया था। पैरेलल रनिंग, लेकिन किस तरह? सर्कुलर कंसेंट्रिकली पड़ी होती है, वो तो लंबी लंबी है ना, इरेगुलर, फिर लंबे लंबे ऐसे शीट्स में, और फिर क्या होगा? अब आप इमेजिन करो कि एक हाथ में अपने वो पकड़ो बेटा, जैसे आपके पास एक सिलिंड्रिकल सा एक ट्यूब सी पड़ी है, टेस्ट ट्यूब है जिसके दोनों एजेस खुले हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, दोनों खुले हुए हैं उसके एजेस, ठीक है। अब वो जो सिलेंडर की वॉल है, वो समझ लो कि अंदर जो खला है वो आपकी बोन मैरो है, जो उसकी वॉल है वो है एंडोस्टियम, लाइन द एंडोस्टियम, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो? मेलस किस तरह है कि अब आपने इसके इर्द गिर्द क्या करना शुरू कर दिया है बेटा? ये अब आपने इसके इर्द गिर्द, इस एंडोस्टियम के इर्द गिर्द आपने फाइबर्स लगा दिए, तो ये कौन से? इनर लेमेलर, इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमेलस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाहर जो पेरिओस्टियम है, उसके नीचे भी इसी बाहर एक लंबा सा सर्कल बनाना शुरू कर दो, ऐसे गोल 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 ऐसे लगाना शुरू, क्या? कागज लेना शुरू कर दो, एक सिलेंडर पकड़ो, उसके अंदर जो उसकी सिलेंडर है, वो जो खला है वो है बोन मैरो, जो इस सिलेंडर की वॉल है ये वो है एंडोस्टियम है, जो लाइन कर रहे हैं अंदर की तरफ बेटे कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड है, और की तरफ टुवर्ड्स द बोन की तरफ जो है वो क्या है बेटे? मैरो कैविटी की तरफ आपके कनेक्टिव टिश्यू है, और अंदर की तरफ क्या है? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स है। और फिर क्या है? और उसके बाहर एक, फिर एंडोस्टियम के इर्द गिर्द, इस ट्यूब के इर्द गिर्द आपने एक सर्कुलर ऑफ द लेमेलस डाले, और उनको लिखा इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमेलिस। अब बीच में यहाँ एंडोस्टियम और पेरिओस्टियम क्या है कि जो बोन तुम्हें नजर आ रही है ना, ये देखो, ये जो अंदर खला है, ये जो लाइन है ये फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, ये जो लाइन है ये एंडोस्टियम है, ये एंडोस्टियम है, और इसके इर्द गिर्द जो लाइन करेगा बेटा वो होगा इनर सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ बोन खत्म होगी, ये कॉम्पैक्ट पार्ट था और ये स्पॉन्जी पार्ट था, यहाँ आपका जो लाइन है ये बाय द एंडोस्टियम, इस, और ये पेरिओस्टियम, डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद ऑस्टियोप्रोजेनिटर, इसके नीचे और कॉम्पैक्ट के नीचे आपने फिर एक सर्कुलर सर्कमफ्रेंशियल आपने डाल दिए शीट्स, यहाँ भी शीट्स डाली थी, उनको इनर डाला, बाहर वालों को डालो आउटर, इन दोनों के दरमियान में क्या है बेटा? दैट इज अ कॉम्पैक्ट, अभी हम वो दिखाएंगे कि क्या, चलो समझ आएगी। इम्यून वोवन शुरू में जब बनी थी,
नॉन लेमिनर, ये मेसेंकाइमल थे, इसके अंदर ब्लड वेसल आई, इसके अंदर किया, इसने क्या पुट करना शुरू किया, पहले इरेगुलर बनाया, फिर ये शीट्स में फिर क्या किया, लेमिनर बनाया, और ये बन गई आप क्या कहते हैं बेटा, दिस इज योर वोवन इमेच्योर बोन। और ये कहाँ होते हैं, ये बेटे सारे में एडल्ट में सारे इमेच्योर वो फीटल, लेकिन कुछ जगह रह जाते, जैसे आपकी कैलवेरिया ऑफ द सूचर्स, आपकी बोन ऑफ द हेड की है, उसके दरमियान में जो पड़ा होगा वो ये है, या इंसर्शन ऑफ द टेंडन्स, जहां टेंडन्स होते हैं वहां भी कई दफा वोवन बोन होते हैं, ठीक है, और एल्वियोलर सॉकेट्स ऑफ योर टीथ उधर उधर भी, ठीक है। अब ये आ जाता है, ये आपको कौन से, ये लमेल, अब ये तो वोवन इस तरह लूज लूज पड़ी हुई, और ये एक्चुअली ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट देखो कैसे पड़ी हुई है, और ये ऑस्टियोन्स होंगे, ये बाद में ये ऑस्टियोक्लास्ट इसको खा रहे हैं, ठीक है। अब आते लेमेलर, अब ये नए शुरू हुए और यहाँ लेमेलिस जरा अजीब होगी, और ये बीच में जो ऑस्टियोसाइट्स हैं और ये लाइनें जो है ये लेमेलिस है, ये ऑस्टियोसाइट्स है, और ये जो व्हाइट व्हाइट है ये लेमेलिस है। तो कॉम्पैक्ट हम अगली दफा करेंगे और आई फिनिश ऑन दिस। एनी क्वेश्चन बच्चे? कहाँ गया बच्चों? अच्छा ऊपर से ले लें। एनी क्वेश्चंस बेटे?